एक राजा, अ किंग, एक मल्टी टैलेंटेड रॉक स्टार भी हो सकता है। रॉकस्टार। हाँ, एकदम सीरियसली सोचो, जो पत्थर को काटकर मंदिर बना दे, वो भी बिना एक भी ब्रिक यूज किए, और साथ ही एक सुपरहिट कॉमेडी प्ले भी लिख दे। अजीब है ना। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं पल्लवा राजा महेंद्र वर्मन वन की। आज हम ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स, डायनेस्टीज और एंशिएंट इंडिया के सीक्रेट्स को अनलॉक करेंगे 15 पावर हाउस यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस के जरिए। तो चलो दोस्त, लेट्स अनपैक दिस। हाँ। और हाँ, इससे पहले कि हम हिस्ट्री में डाइव करें, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना और लाइक बटन दबाना मत भूलना। आपके कमेंट्स हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आज की हमारी इस गहरी पड़ताल में हम 15 सवालों के जरिए एंशिएंट इंडिया को समझेंगे। वी विल कवर द पल्लवास, द ग्रेट चोलास, चाइनीज ट्रैवलर्स जैसे फाहिन और ह्यूएन सांग, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, उनका ट्रेड और भी बहुत कुछ। मतलब हर सवाल एक नया दरवाजा खोलेगा। एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला सवाल ये है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स से। सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड अज्यूम्ड द टाइटल्स मत्तविलासा, विचित्रचित्ता एंड गुणाभारा? ऑप्शंस हैं ए महेंद्र वर्मन वन, बी सिंहविष्णु, सी नरसिम्हवर्मन वन और डी स्कंदगुप्ता। ब्रॉड माइक्रो थीम, पल्लवा डायनेस्टी एंड इट्स रूलर्स। ठीक है, तो इसका कोर कॉन्सेप्ट लग रहा है ये रॉयल टाइटल्स। ये टाइटल्स यानी उपाधियां, इनका असली मतलब क्या था? सिर्फ शान के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। इनको आज के पर्सनल ब्रांडिंग की तरह सोचो। जैसे आज हम किसी सीईओ को द इनोवेटर या किसी लीडर को द विजनरी कहते हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये टाइटल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। वो राजा की पर्सनालिटी, उसके अचीवमेंट्स और उसकी फिलॉसफी को कम्युनिकेट करते थे। एक मैसेज थे। जैसे विचित्रचित्ता का मतलब है द क्यूरियस माइंडेड वन, मतलब जिसका मन अनोखा हो। एक राजा के लिए कितना बोल्ड स्टेटमेंट है ये। ये तो फैंटास्टिक तरीका है देखने का, मतलब उनकी ट्विटर बायो जैसा। ठीक है, तो ऑप्शन एनालिसिस में जाते हैं। ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मन वन। और वही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महेंद्र वर्मन वन, जिन्होंने लगभग 600 से 630 एडी तक रूल किया, वो एक सर्टिफाइड जीनियस थे। ओके, कैसे? देखो, विचित्रा चित्ता टाइटल उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने सीधे पत्थर से मंदिर बनवाए हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर। सोचो, उस जमाने में कितना बड़ा इनोवेशन था। ना ब्रेक्स, ना लकड़ी, ना मेटल। वाओ। हाँ। फिर मत्ता विलासा, ये उनके लिखे हुए एक फेमस संस्कृत सटायरिकल प्ले का नाम है। मत्ता विलासा प्रहसना, मतलब एक राजा जो एक प्ले राइट भी है और वो भी कॉमेडी राइटर। इनक्रेडिबल। और गुणाभारा। गुणाभारा का मतलब गुणों से भरा हुआ या रिपोजिटरी ऑफ वर्च्यूज। ये उनके कैरेक्टर और आर्ट पैटर्नेज को दिखाता है। तो तीनों टाइटल उनसे परफेक्टली मैच करते हैं। सही में, एक ही इंसान में इतना टैलेंट। अच्छा, बाकी ऑप्शंस पर भी थोड़ी हाई एल पेरिफेरल नॉलेज ले लेते हैं। ऑप्शन बी, सिम्हा विष्णु, ये कौन थे? सिम्हा विष्णु थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट के पिता और पल्लवा इंपीरियल पावर के असली फाउंडर। वो एक महान योद्धा थे जिन्होंने कलाभ्रास को हराया था। कलाभ्रास। हाँ, कलाभ्रास एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसके कारण तमिल रीजन में एक डार्क एज आ गया था। तो सिम्हा विष्णु ने ऑर्डर रीएस्टैब्लिश किया, उन्होंने पॉलिटिकल फाउंडेशन रखी। तो पेरिफेरल नॉलेज ये है कि वो पावर बिल्डर थे, आर्टिस्ट नहीं। समझ गई। पिता ने साम्राज्य बनाया और बेटे ने उसे सुंदर बनाया। ठीक है, अब ऑप्शन सी नरसिम्हा वर्मन वन, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ। और अक्सर लोग इनमें और इनके पिता में कंफ्यूज हो जाते हैं। नरसिम्हा वर्मन वन महेंद्र वर्मन वन के बेटे थे। वो एक बेहतरीन योद्धा थे जिनका टाइटल था मम्मल्ला, यानी द ग्रेट रेसलर। अच्छा। हाँ, और हाई ईल्ड पेरिफेरल नॉलेज ये है कि उन्होंने महान चालुक्यन किंग पुलकेशिन II को हराया था और उनकी कैपिटल वातापी पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने वातापी कोंडा का टाइटल भी लिया। वातापी कोंडा मतलब कॉन्करर ऑफ वातापी? एकदम। और जो फेमस पोर्ट सिटी महाबलीपुरम है, उसका नाम भी ममल्लपुरम है, उन्हीं के नाम पर। तो अगर महेंद्र वर्मन आर्टिस्ट है, तो नरसिम्हा वर्मन थे वॉरियर एवेंजर। और आखिर में ऑप्शन डी स्कंदगुप्ता, ये तो बिल्कुल अलग लग रहे हैं। बिल्कुल। स्कंदगुप्ता तो गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे, नॉर्थ इंडिया से, पल्लवास के पीक से काफी पहले। वो इंडिया को हुना आक्रमण से बचाने के लिए फेमस हैं। तो उनका कॉन्टेक्स्ट, टाइम, जगह सब अलग है। इजी एलिमिनेशन है। तो इसका एलिमिनेशन लॉजिक क्या बना? बहुत सिंपल। पहले डायनेस्टी से एलिमिनेट करो। स्कंदगुप्ता गुप्ता राजा हैं, पल्लवा नहीं, वो बाहर। फिर पल्लवा राजाओं में डिफ्रेंशिएट करो। टाइटल्स, आर्ट, माइंड और राइटिंग के बारे में है। विचित्रचित्ता, मत्तविलासा। सिम्हा विष्णु और नरसिम्हा वर्मन वन मिलिट्री जीत के लिए जाने जाते हैं। तो साफ है कि आर्टिस्टिक टाइटल्स आर्टिस्ट राजा महेंद्र वर्मन वन के ही होंगे। परफेक्ट। इसको याद रखने के लिए कोई मेमोरी हैक? बिल्कुल। एक छोटी सी कहानी बनाते हैं। महेंद्र का चित्ता बड़ा विचित्र था, वो मैट होकर विलासा लिखता था और गुणों से भरा था। इस एक लाइन से महेंद्र वर्मन के तीनों टाइटल्स जुड़ जाते हैं, भूलेंगे नहीं। ये तो ब्रिलियंट है। तो इसका मिनी रिकैप ये है कि 7th सेंचुरी पल्लवा सोसाइटी में कल्चरल इनोवेशन की इतनी वैल्यू थी कि एक राजा की लेगेसी सिर्फ जीत से नहीं बल्कि कला से भी बनती थी। एकदम सही। अब जब हम एक आर्टिस्ट राजा से मिल चुके हैं, तो चलिए उस दौर को डॉक्यूमेंट करने वाले लोगों से मिलते हैं। अगला सवाल भी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम से है। फाहियन द चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ऑप्शंस हैं ए
समुद्रगुप्ता, बी चंद्रगुप्त 2, सी कुमारगुप्ता 1 और डी स्कंदगुप्त। ब्रॉड माइक्रो थीम, फॉरेन ट्रैवलर्स इन एंशिएंट इंडिया। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री में एक आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव की वैल्यू। फाहियन एक चाइनीज बुद्धिस्ट मंक थे। उनका मेन मकसद था बुद्धा की भूमि पर आना और ऑथेंटिक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स कलेक्ट करना। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक डिटेल्ड डायरी रखी। एक ट्रैवलॉग की तरह है ना? हाँ बिल्कुल, उनकी किताब रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स एक टाइम कैप्सूल की तरह है। सोचो आज कोई फॉरेन जर्नलिस्ट किसी देश में आए और वहां के गवर्नमेंट, सेफ्टी, कल्चर, आम लोगों की जिंदगी पर एक अनबायस्ड रिपोर्ट लिखे। फाहियन का अकाउंट गुप्ता इंडिया के लिए वही है, बहुत अनमोल। समझ गई। तो ऑप्शंस देखते हैं, किसके शासन में आए थे वो? ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये बिल्कुल सही जवाब है। फाहियन ने इंडिया में 399 एडी से 414 एडी के बीच ट्रैवल किया। ये टाइम चंद्रगुप्त द्वितीय के शानदार शासन का था, जिनको विक्रमादित्य टाइटल से भी जाना जाता है। अच्छा। फाहिन ने अपने अकाउंट में गुप्ता एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी, पीस और अच्छे गवर्नेंस की बहुत तारीफ की है। वो वहाँ के जस्टिस सिस्टम और लोगों की खुशहाली से काफी प्रभावित थे। चलिए बाकी ऑप्शन से थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज निकालते हैं। ऑप्शन ए समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता का शासन चंद्रगुप्त 2 से पहले था। उन्हें उनकी मिलिट्री जीतों के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हाँ, ये तो काफी फेमस है। और इसकी सारी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में मिलती है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिसेना ने लिखा था। तो समुद्रगुप्ता एक महान विजेता थे, लेकिन टाइमलाइन फाहियन से मैच नहीं करती। ठीक है। और ऑप्शन सी कुमारगुप्ता 1। कुमारगुप्ता 1 चंद्रगुप्ता 2 के बेटे और सक्सेसर थे। उनका शासन भी लंबा और शांतिपूर्ण था। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, जो खुद एक सवाल बनता है, वो है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना। ओह, नालंदा यूनिवर्सिटी। हाँ, नालंदा सदियों तक बुद्धिस्ट लर्निंग का सबसे बड़ा ग्लोबल सेंटर बना रहा। तो कुमारगुप्त हैं यूनिवर्सिटी फाउंडर, लेकिन फाहियन उनके आने से पहले ही इंडिया से जा चुके थे। और ऑप्शन डी में स्कंदगुप्ता फिर से आ गए। हाँ, और उनका टाइमलाइन तो और भी बात का है। स्कंदगुप्ता आखिरी महान गुप्त राजा थे। उनका शासन सेंट्रल एशिया से होने वाले हुन आक्रमणों से लड़ते हुए बीता। वो सेवियर ऑफ द एम्पायर थे। उनके समय तक फाहियन वापस चाइना में आराम कर रहे थे। तो इसका एलिमिनेशन लॉजिक तो पूरी तरह टाइमलाइन पर बेस्ड है। एकदम। अगर गुप्त राजाओं का सीक्वेंस मोटा मोटा पता हो, समुद्रगुप्ता द कॉन्करर, चंद्रगुप्ता द्वितीय द पीक रूलर, कुमारगुप्ता प्रथम द यूनिवर्सिटी फाउंडर और स्कंदगुप्ता द सेवियर, तो आप आराम से फाहियन की विजिट को सबसे प्रॉस्परस और स्टेबल दौर यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम में प्लेस कर सकते हैं। गॉट इट। इसका मेमोरी हैक क्या होगा? बहुत सिंपल ट्रिक है। फाहियन सेकंड सबसे फेमस गुप्ता किंग यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम विजिट किया, एम्पायर की ग्लोरियस सेकंड फेज के दौरान। फैंटास्टिक। तो इसका मिनी रिकैप ये है कि फाहियन का आना सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि गोल्डन एज सिर्फ दरबारी कवियों का प्रोपेगेंडा नहीं था। ये एक असलियत थी जिसे एक विदेशी यात्री ने सालों तक अनुभव किया। बहुत खूब। हमने अभी एक लैंड एम्पायर के राजा की बात की, लेकिन उन राजाओं का क्या जो समुद्र के मालिक थे? यहां से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अगला सवाल यूपीएससी सीएससी प्रीलिम से। Who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Srivijaya, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands? Options है A. अमोघवर्षा राष्ट्रकूटा, B. प्रतापरुद्रा काकतिया, C. राजेंद्र वन चोला और D. विष्णुवर्धना होयसाला। ब्रॉड माइक्रो थीम, चोला डायनेस्टीज नेवल पावर। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है इंडिया की नेवल हिस्ट्री, जिसे अक्सर कम आंका जाता है। हम बात कर रहे हैं चोलास की, जिनकी नेवी इतनी शक्तिशाली थी कि बे ऑफ बंगाल को चोला लेक कहा जाता था। चोला लेक? हाँ, और श्रीविजया किंगडम जो आज के इंडोनेशिया और मलेशिया में था, वो चाइना जाने वाले समुद्री रास्तों को कंट्रोल करता था। एक छोटी सी स्टोरी बनाते हैं, चोलास ने उन पर अटैक क्यों किया? सही सवाल है। सोचो, एक ट्रेड डिस्प्यूट। श्रीविजया किंगडम ने इंडियन मर्चेंट शिप्स को चाइना जाने में परेशानी शुरू कर दी, शायद ज्यादा टैक्स लगाकर या उन पर हमला करके। तो चोला राजा ने सिर्फ एक वार्निंग नहीं भेजी, उन्होंने पूरी नेवल फ्लीट समुद्र के पार भेज दी। वाव! ये उस जमाने के हिसाब से एक मैसिव ऑपरेशन था, एक इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्शन। तो ये राजा कौन थे? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन सी है राजेंद्र आई चोला। तो ये बिल्कुल सही है। राजेंद्र आई महान राजराजा आई के बेटे थे और उन्होंने चोला एम्पायर को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। लगभग 1025 सीई में उन्होंने श्रीविजया के खिलाफ ये बड़ा नेवल अभियान चलाया। उन्होंने सिर्फ उनके राजा को ही नहीं हराया, बल्कि कादराम, आज का केदा, मलेशिया और सुमात्रा के हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया। ये तो कमाल की नेवल स्ट्रेंथ थी। अच्छा, बाकी रूलर्स के बारे में भी जानते हैं। ऑप्शन ए अमोघवर्षा। अमोघवर्षा एक महान राष्ट्रकूटा राजा थे, लेकिन उनका एम्पायर डेक्कन प्लेटो में था। वो जैनिज्म, आर्ट और लिटरेचर के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। अच्छा, हाँ। पेरिफेरल नॉलेज ये है कि राष्ट्रकूटा एक लैंड बेस्ड पावर थे। उनका ध्यान नॉर्थ इंडिया के प्रतिहाराज और पालास से लड़ने में था। उनका फोकस समुद्र पर नहीं था। ठीक है। और ऑप्शन बी प्रतापरुद्रा। प्रतापरुद्रा ककातिया डायनेस्टी के शासक थे, वरंगल से, जो आज तेलंगाना में है। उनका फोकस ईस्टर्न डेक्कन पर था। उनके पास ट्रेड के लिए पोर्ट्स थे, लेकिन उन्होंने कभी समुद्र पार मिलिट्री अभियान नहीं चलाया। और आखिरी ऑप्शन डी विष्णुवर्धना। विष्णुवर्धना
होयसला डायनेस्टी के एक मशहूर राजा थे कर्नाटका से। वो बेलूर और हलेबीडु के खूबसूरत मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। ओह, होयसाला टेम्पल्स। हाँ, तो होयसलास का मतलब ही यूनिक टेम्पल आर्किटेक्चर है। फिर से एक लैंड बेस्ड किंगडम। तो इसका एलिमिनेशन लॉजिक तो काफी साफ है। बिल्कुल। सवाल के कीवर्ड्स हैं मैरीटाइम स्टेट और नेवल कैंपेन टू साउथ ईस्ट एशिया। साउथ इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ चोलाज ही ऐसे लॉन्ग रेंज नेवल एक्सपेडिशंस के लिए मशहूर थे। तो अगर राजा का नाम ना भी पता हो, चोला सबसे लॉजिकल गेस है। और राजेंद्र प्रथम के लिए कोई मेमोरी हैक? बस सोचिए राजेंद्र, वो ट्रेड रूट पर श्रीविजय का कंट्रोल खत्म करना चाहते थे। सिंपल और इफेक्टिव। बहुत बढ़िया। मिनी रीकैप। राजेंद्र आय का श्रीविजय अभियान ये दिखाता है कि एंशिएंट इंडिया सिर्फ एक पैसिव प्लेयर नहीं था। यहाँ ऐसे साम्राज्य थे जो अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक मिलिट्री पावर प्रोजेक्ट कर सकते थे। सही पकड़ा। अब चलिए एक अलग लेकिन उतना ही जरूरी विषय पर चलते हैं, विचारों का प्रसार। यूपीएससी सीएसई प्री 2023 का यह सवाल थोड़ा गहरा है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धारानीकोटा, which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasangikas, located? Options हैं A. आंध्रा, B. गांधारा, C. कलिंगा और D. मगधा। ब्रॉड माइक्रो थीम, बुद्धिस्ट सेक्ट्स एंड सेंटर्स। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट ये है कि बड़े धर्म या दर्शन एक जैसे नहीं रहते। वो समय के साथ बदलते हैं और उनकी शाखाएं बनती हैं। बुद्धा के बाद बुद्धिज्म अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट में बढ़ गया। महासंगिकास उन्हीं में से एक शुरुआती स्कूल थे। ये सवाल उनके एक इंपॉर्टेंट सेंटर की लोकेशन के बारे में है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे क्रिश्चियनिटी में अलग अलग डिनोमिनेशंस या फिलॉसफी में अलग अलग स्कूल्स, ठीक है ना? एकदम। उन्हें अलग अलग यूनिवर्सिटीज की तरह सोचो, जो एक ही सब्जेक्ट पर अलग अलग तरीके से स्पेशलाइजेशन करती हैं। सही है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है आंध्रा। और ये बिल्कुल सही जवाब है। धरानीकोटा मशहूर स्थल अमरावती के पास आज के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। ये एक बेहद जरूरी बुद्धिस्ट हब था, जहां एक शानदार स्तूपा था। अच्छा, इससे जुड़ी कोई और हाई यील्ड इन्फॉर्मेशन? हाँ बिल्कुल। पेरिफेरल नॉलेज ले है कि इसी रीजन से अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का उदय हुआ, जो एंशिएंट इंडियन स्कल्पचर के 3 प्रमुख स्कूल्स में से एक है। और धरानीकोटा बाद में सातवाहना राजाओं की राजधानी भी बना। ठीक है, बाकी रीजन्स के बारे में भी जल्दी से जान लेते हैं। ऑप्शन बी, गांधारा। गांधारा रीजन, जो आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, अपने यूनिक ग्रीको रोमन या हेलेनिस्टिक स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट के लिए मशहूर था। वहां के की साइट्स टैक्सिला और पेशावर थे। तो गांधारा मतलब ग्रीको रोमन आर्ट, धरानीकोटा नहीं। फिर है ऑप्शन सी, कलिंगा। कलिंगा यानी आज का ओडिशा, ये अशोका के कलिंगा वॉर के लिए मशहूर है, जिसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। यहाँ उदयगिरी, खंडागिरी जैसी इंपॉर्टेंट जैन गुफाएं भी हैं, पर धरानीकोटा यहाँ नहीं था। और आखिर में ऑप्शन डी, मगधा। राजगीर जैसे प्रमुख केंद्र मगध में थे, लेकिन धरानीकोटा का आंध्रा में होना ये दिखाता है कि बुद्धिज्म अपने गढ़ से निकलकर इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी कितनी शक्तिशाली तरीके से फैला। धारणीकोटा को आंध्रा से जोड़ने का कोई मेमोरी हैक? सोचो, धरानीकोटा और अमरावती दोनों आंध्र प्रदेश की हिस्टोरिकल साइट्स हैं और एक दूसरे के बहुत पास हैं। तो ए से अमरावती, ए से आंध्रा। बस याद रखो, धरानीकोटा उसका पड़ोसी है। परफेक्ट। मिनी रिकैप। धारणीकोटा का आंध्रा में होना ये दिखाता है कि मगधा के बाहर के क्षेत्र सिर्फ फॉलोअर्स नहीं थे, बल्कि वो खुद इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट के बड़े केंद्र बन गए, जिन्होंने बुद्धिज्म के भविष्य को आकार दिया। एकदम सही। अब विचारों के केंद्र से चलिए चलते हैं व्यापार के केंद्रों पर। यूपीएससी सीएसई प्री 2023 का ये अगला सवाल एंशिएंट साउथ इंडिया की आर्थिक लाइफलाइंस के बारे में है। विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पुंपुहार एंड मुचरी वर वेल नोन एज। ऑप्शंस हैं ए. कैपिटल सिटीज, बी. पोर्ट्स, सी. सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग, डी. श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकरस। ब्रॉड माइक्रो थीम, एंशिएंट तमिल पोर्ट्स एंड संगम एज इकोनॉमी। यहाँ कॉन्सेप्ट है समुद्री व्यापार। संगम युग के प्राचीन तमिल राज्य चेराज, चोराज और पांड्याज बड़े ग्लोबल ट्रेड प्लेयर्स थे। उनकी पूरी इकोनॉमी रोमन एम्पायर के साथ व्यापार से चलती थी। ये सवाल उस दौर के 3 मशहूर स्थानों के बारे में है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल हम आज के ग्लोबल ट्रेड हब्स जैसे सिंगापुर, दुबई या शंघाई से ले सकते हैं ना? बिल्कुल। कोरकाई, पुंपुहार और मुचीरी साउथ इंडिया के लिए उस जमाने के यही थे। ये रोम, इजिप्ट और साउथ ईस्ट एशिया से आए जहाजों से भरे रहते थे, जहां मसाले, मोती और बेहतरीन कपड़ों का व्यापार होता था। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी है पोर्ट्स। और वही सही जवाब है। चलिए इन तीनों को देखते हैं, क्योंकि हर एक खास राज्य से जुड़ा है। हाँ, बताइए। कोरकाई ये पांड्या किंगडम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था। ये खास तौर पर मोतियों के लिए मशहूर था। पुंपोहार, जिसे कावेरी पट्टिनम भी कहते हैं, ये चोला किंगडम का मेजर पोर्ट सिटी था, कावेरी नदी के मुहाने पर। और मुचीरी यानी मुजरिस, ये चेरा किंगडम का लेजेंडरी पोर्ट था, आज के केरला में, जो मसालों के व्यापार का केंद्र था। इससे जुड़ी कोई एक्स्ट्रा पेरिफेरल नॉलेज जो काम आ सकती है? हाँ, ये पोर्ट्स सिर्फ इंडियन टेक्स्ट में ही नहीं, विदेशी अकाउंट्स में भी मेंशन्ड है। हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज ये है कि तमिल का संगम लिटरेचर जैसे सिलप्पदिकारम पूंपोहार का खूबसूरत वर्णन करता है, और रोमन ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मुजीरिस के साथ व्यापार का डिटेल मिलता है। ये उनके इंटरनेशनल स्टेटस को कंफर्म करता है।
यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक कैसे यूज करेंगे? देखिए, पूम-पुहार कुछ समय के लिए चोला कैपिटल भी था, लेकिन इन तीनों की जो कलेक्टिव पहचान थी, जिसके लिए वो दुनिया भर में मशहूर थे, वो थी उनके बड़े पोर्ट्स होना। आयरन एंड स्टील या जैन श्राइन्स इन तीनों के लिए कॉमन फैक्टर नहीं है। उनकी शोहरत समुद्री व्यापार पर टिकी थी। इसके लिए कोई मेमोरी हैक? बस एंशिएंट ट्रेड का पीएम के याद रखिए। पूम-पुहार, मुचिरी, कोरकई ये थे प्राइम किंगडम पोर्ट्स। ऑसम। मिनी रिकैप। कोरकाई, पूमपुहार और मुचेरी सिर्फ नक्शे पर बिंदु नहीं थे, ये वो चमकदार दरवाजे थे जो भारत की संपन्नता को प्राचीन दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ते थे। अच्छा, ये अगला सवाल थोड़ा इंटेंस है और संगम युग की संस्कृति में गहरा उतरता है। यूपीएससी सीएससी प्री 2023 से। Which one of the following explains the practice of Vatta ki Trutal as mentioned in Sangam poems? Options हैं A. Kings employing women bodyguards. B. Learned persons assembling in royal courts. C. Young girls keeping watch over agricultural fields. Or D. A king defeated in a battle committing ritual suicide by starving himself to death. Broad micro theme. Tamil culture and traditions in Sangam literature. यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है सम्मान, यानी तमिल में मनम का प्राचीन योद्धा समाज में सर्वोच्च महत्व। वत्ता की रुतल एक बहुत ही खास और काफी चरम अनुष्ठान था जो इसी मूल्य को दर्शाता है। चलिए इसको एक माइक्रो स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक गौरवशाली तमिल राजा है जो अभी-अभी एक निर्णायक युद्ध हार गया है। उसके और उसकी संस्कृति के लिए हार के अपमान के साथ जीना मौत से भी बदतर है। तो अपना सम्मान बचाने के लिए वो ये अनुष्ठान करता है। वो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाता है। वतक के रुतल का शाब्दिक अर्थ ही है उत्तर की ओर बैठना, और मृत्यु तक उपवास शुरू कर देता है। ये तो बहुत ही गंभीर है। हाँ, और इससे भी बात यह है कि कभी-कभी उसके सबसे वफादार साथी और सैनिक भी इस अंतिम कार्य में उसका साथ देते थे। वाओ। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन डी कहता है अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। और यही वतक के रुतल की सही और सटीक परिभाषा है। बाकी ऑप्शंस को भी जल्दी से देख लेते हैं। ऑप्शन ए महिला बॉडीगार्ड्स। राज्यों में विद्वान कवियों और लेखकों की सभा को संगम कहा जाता था। उनके द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। तो ये ऑप्शन संगम को डिस्क्राइब कर रहा है, वट्टा किरतुल को नहीं। और ऑप्शन सी लड़कियों का खेतों की रखवाली करना। ये सिर्फ संगम कविताओं में दिखाया गया एक आम ग्रामीण दृश्य है। ये वट्टा किरतुल जैसा कोई खास नाम वाला अनुष्ठान नहीं है। इस मुश्किल शब्द को याद करने का कोई मेमोरी हैक? इसे तोड़िए, वट्टा किरु तुल। सोचो, एक राजा जो हार के बाद बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में और इस तल या रिचुअल के जरिए अपना फैसला करता है। किरुतुल थोड़ा क्रिटिकल जैसा साउंड करता है। हाँ, ये काम करेगा। मिनी रिकैप। वत्ता की रुतल हमें सिखाता है कि कुछ प्राचीन संस्कृतियों के लिए सम्मान सिर्फ एक आदर्श नहीं था, बल्कि एक ऐसा मूल्य था जिसके लिए एक राजा भी अपनी जान कुर्बान करने को तैयार था। बिल्कुल। अब चलिए साउथ से जूम आउट करके नॉर्थ इंडिया की बड़ी पॉलिटिकल पिक्चर देखते हैं गुप्ता साम्राज्य के बाद। ये सवाल यूपीएससी सीएससी प्री 2021 से है। From the decline of Guptas until the rise of Harshvardhana in the early 7th century, which of the following kingdoms were holding power in northern India? Statements हैं 1. The Guptas of Magadha, 2. The Paramaras of Malwa, 3. The Pushyabhutis of Thanesar, 4. The Mokharis of Kannauj, 5. The Yadavas of Devagiri, 6. The Maitrakas of Vallabhi। और हमें सही कॉम्बिनेशन चुनना है। ब्रॉड माइक्रो। माइक्रो थीम पोस्ट गुप्ता पीरियड पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। यहाँ कॉन्सेप्ट यह है कि जब एक बड़ा एकजुट साम्राज्य टूटता है तो क्या होता है। एक पावर वैक्यूम बनता है और कई छोटी छोटी रीजनल पावर्स उभर कर आती हैं। ये दौर अक्सर अव्यवस्थित माना जाता है, लेकिन यही वो समय था जब नई डायनेस्टीज पैदा हो रही थी। चलिए हर स्टेटमेंट की सर्जरी करते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट 1 द गुप्तास ऑफ मगधा, सही या गलत? सही। ये थे लेटर गुप्तास। ये इंपीरियल गुप्ता से अलग लाइन थी, लेकिन उन्होंने मगधा के ट्रेडिशनल हार्टलैंड पर शासन किया। स्टेटमेंट 2 द परमराज ऑफ मालवा। गलत। ये एक टाइमलाइन ट्रैप है। परमराज एक मशहूर राजपूत वंश थे जो बहुत बाद में 9th-10th सेंचुरी एडी के आसपास पावर में आए। उनके सबसे मशहूर राजा थे राजा भोजा। समझ गई। स्टेटमेंट 3 द पुष्याभूतिज ऑफ थानेसर। सही। ये हर्षवर्धना की अपनी डायनेस्टी थी। वो इसी दौर में एक उभरती हुई शक्ति थे थानेसर से, जो आज हरियाणा में है। स्टेटमेंट 4 द मोखारीज ऑफ कनौज। ये भी सही है। मोखारीज गंगा घाटी में एक बड़ी शक्ति थे। उनकी राजधानी कनौज में थी। हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज ये है कि वो शुरू में पुष्यभूतिज के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन बाद में रिश्तेदार बन गए जब हर्षा की बहन राज्यश्री की शादी मोखारी राजा ग्रहवर्मन से हुई। स्टेटमेंट 5 द यादवास ऑफ देवगिरी। गलत। परमराज की तरह ही यादवास भी एक मीडिएवल डायनेस्टी थे जो देवगिरी दौलताबाद से शासन करते थे। वो बहुत बाद में 12वीं-13वीं सदी के आसपास अस्तित्व में आए। और आखिरी स्टेटमेंट 6 द मैत्रकास ऑफ वल्लभी। ये सही है। मैत्रकास शुरू में गुप्तास के अंडर गवर्नर्स थे। साम्राज्य कमजोर होने पर उन्होंने आजादी घोषित कर दी और गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र में एक शक्तिशाली राज्य पर शासन किया। उनकी राजधानी वल्लभी में थी। तो सही स्टेटमेंट्स हुए 1, 3, 4 और 6। ये ऑप्शन बी से मैच करता है। यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक बहुत पावरफुल लग रहा है। ही कि यह है कि गलत टाइम पीरियड की डायनेस्टीज को पहचान कर हटा दो।
अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि परमाराज और यदावज अर्ली मिडीवल राजपूत पीरियड 900 एडी के बाद के हैं, तो आप तुरंत उन ऑप्शंस को हटा सकते हैं जिनमें स्टेटमेंट 2 या 5 है। इससे ऑप्शंस ए, सी और डी हट जाते हैं और सिर्फ बी बचता है। ये तो जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। इसका मेमोरी हैक क्या है? बस हर्षा के दुनिया के मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स को याद रखो। पुष्यभूतिस उनकी अपनी फैमिली, मौखरीज उनके शक्तिशाली इन-लॉज, लेटर गुप्ताज ईस्ट में उनके प्रतिद्वंदी और मैत्राकाज वेस्ट में एक बड़ी शक्ति। इससे चारों सही किंगडम्स कवर हो जाते हैं। पोस्ट गुप्ता पीरियड सिर्फ अव्यवस्था नहीं था, ये एक डायनामिक पॉलिटिकल शतरंज की बिसात थी जिस पर कई शक्तियां उभर रही थीं। इस फ्रेगमेंटेशन को समझना हर्षा के नॉर्थ इंडिया को एक करने की उपलब्धि को समझने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और टाइमलाइंस की बात करें तो एक डायरेक्ट क्रोनोलॉजी का सवाल लेते हैं। ये थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। यूपीएससी सीएसई प्री 2020 से है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1. राइज ऑफ प्रतिहाराज अंडर किंग भोजा। 2. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन 1. 3. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परांतका 1. 4. पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। सवाल सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी सबसे पुराने से नए तक पूछ रहा है। ब्रॉड माइक्रो थीम, क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडीवल डायनेस्टीज। यहाँ कॉन्सेप्ट है इंडियन हिस्ट्री की एक मेंटल टाइमलाइन बनाना। हमेशा एग्जैक्ट डेट्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक रिलेटिव सेंस होना चाहिए कि कौन कब आया। चलिए इन इवेंट्स को टाइमलाइन पर रखते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट 2 से शुरू करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन आए। हमने उनके बारे में बात की। उनका शासन लगभग 600-630 एडी था। तो ये सबसे पहली घटना है। ओके, तो 2 सबसे पहले, उसके बाद स्टेटमेंट 4, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। पाला डायनेस्टी जो बंगाल और बिहार में थी, लगभग 750 एडी में शुरू हुई। गोपाला को लोगों ने राजा चुना था ताकि वो मत्स्य न्याय यानी मछली के कानून के दौर को खत्म कर सकें। तो ये महेंद्र वर्मन आई के लगभग 150 साल बाद आए। फिर है स्टेटमेंट 1, राइज ऑफ प्रतिहाराज अंडर किंग भोजा। महान गुजरा प्रतिहारा राजा मिहिर भोज ने लगभग 836-885 एडी तक शासन किया। वो पाला राजाओं के समकालीन थे। हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज ये है कि प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास के बीच कनौज शहर पर कब्जे के लिए एक मशहूर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। तो भोजा गोपाला के बाद आए। और आखिर में स्टेटमेंट 3, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परांतका 1। परांतका 1 इंपीरियल चोला डायनास्टी के शुरुआती राजाओं में से एक थे। उन्होंने 907-955 एडी तक शासन किया, जो 10th सदी की शुरुआत है। ये इन चारों में सबसे आखिरी घटना है। तो अगर हम इनको अरेंज करें तो फाइनल ऑर्डर बनता है महेंद्र वर्मन 1, स्टेटमेंट 2, फिर गोपाला पाला, स्टेटमेंट 4, फिर प्रतिहारा भोजा, स्टेटमेंट 1, और आखिर में चोला परंतका 1, स्टेटमेंट 3। सीक्वेंस हुआ 2, 4, 1, 3, जो ऑप्शन सी से मैच करता है। बिल्कुल। इस सीक्वेंस के लिए मेमोरी हैक ये है कि ज्योग्राफिकली सोचो। साउथ इंडिया पहले उभरता है, पल्लवस, फिर नॉर्थ इंडिया में पावर स्ट्रगल शुरू होता है, ईस्ट पालास और वेस्ट प्रतिहारास के साथ, और आखिर में साउथ फिर से उभरता है, लेकिन और ज्यादा शक्ति के साथ, चोलास। परफेक्ट। मिनी रिकैप ये सवाल सिखाता है कि इंडियन हिस्ट्री एक कहानी नहीं बल्कि एक दूसरे पर चढ़ी हुई कई रीजनल कहानियां हैं। जब नॉर्थ इंडिया ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में उलझा था, तब साउथ में एक नए सुपर पावर चोलास के बीज बोए जा रहे थे। सही कहा। अब चलिए अपनी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी टेस्ट करते हैं। यूपीएससी सीएसई प्री 2020 से। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 1. भिलसा मध्य प्रदेश। 2. द्वारा समुद्र महाराष्ट्र। 3. गिरिनगर गुजरात। 4. स्थानेश्वरा उत्तर प्रदेश। 4. स्थानेश्वरा। सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन से पेयर्स सही मैच्ड हैं। प्राचीन जगहों के नामों को उनके आज के लोकेशन से जोड़ना। चलिए हर पेयर को चेक करते हैं। पेयर 1, भिलसा मध्य प्रदेश। सही है गलत? ये सही है। भिलसा मध्य प्रदेश में विदिशा का प्राचीन नाम है। पेयर 2, द्वारा समुद्रम महाराष्ट्र। ये गलत है। द्वारा समुद्रम होयसाला राज्य की शानदार राजधानी थी। इसका आज का नाम हलेबिदु है और ये कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में नहीं। बिल्कुल सही। पेयर 3, गिरिनगर गुजरात। ये भी सही है। गिरिनगर गुजरात में गिरनार पहाड़ी और जूनागढ़ शहर के आसपास के इलाके का नाम है। ये जगह अपने रॉक इंस्क्रिप्शंस के लिए बहुत मशहूर है, जहां अशोका, रुद्रदमन आय और संघा गुप्ता के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। और आखिर में पेयर 4, स्थानेश्वरा उत्तर प्रदेश। हर्षा ने बाद में अपनी राजधानी कनौज यूपी में शिफ्ट की थी। तो फाइनल रिजल्ट ये है कि सिर्फ पेयर 1 और 3 सही मैच्ड हैं, मतलब ऑप्शन ए सही जवाब है। इनके लिए कोई मेमोरी हैक्स? हाँ, गिरिनागर के लिए गिरिनार पहाड़ी गुजरात में है। सिंपल जी कनेक्शन। स्थानेश्वरा हर्षा से जुड़ा है और हर्षा की कहानी कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा से जुड़ी है। द्वारा समुद्र का मतलब होयसला और होयसाला का मतलब कर्नाटक के सुंदर मंदिर। बहुत बढ़िया। मिनी रिकैप। प्राचीन शहरों की आज की लोकेशन जानना हिस्ट्री के लिए जीपीएस रखने जैसा है। यह हमें अतीत को विजुलाइज करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं गुप्ता काल पर। एक और सवाल, इस बार उनकी इकोनॉमी पर। यूपीएससी सीएसई प्री 2020 से। With reference to the period of Gupta dynasty in ancient India,
द टाउन्स घंटासाला, कदुरा एंड चौल वर नोन एज। ऑप्शंस है ए पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, बी कैपिटल्स ऑफ पावरफुल किंगडम्स, सी प्लेसेस ऑफ एक्सक्विजिट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, या डी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, गुप्ता पीरियड, इकोनॉमी एंड ट्रेड। यहाँ कॉन्सेप्ट है गुप्ता गोल्डन एज का इकोनॉमिक इंजन। ये समृद्धि सिर्फ खेती पर आधारित नहीं थी, इसमें विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा हाथ था। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। और यही सही जवाब है। घंटासाला और कदुरा ईस्ट कोस्ट पर आंध्र रीजन में जरूरी पोर्ट्स थे। चौर वेस्ट कोस्ट पर आज के मुंबई के ठीक नीचे एक बड़ा पोर्ट था। ये तीनों समुद्री व्यापार के सक्रिय केंद्र थे। इसमें थोड़ी हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज जोड़ते हैं। गुप्ता काल के कुछ और मशहूर पोर्ट्स कौन से थे? ईस्ट कोस्ट पर सबसे मशहूर पोर्ट बंगाल में ताम्रलिप्ति था। विदेशी यात्री फाहियन यहीं से वापस गए थे। वेस्ट कोस्ट पर भरूच, जिसे रोमन्स बरी गाजा कहते थे, और गुजरात में सोपारा और कैम्बे बहुत जरूरी थे। इसका एलिमिनेशन लॉजिक क्या होगा? देखिए, हो सकता है इन पोर्ट शहरों में खूबसूरत कला या धार्मिक केंद्र रहे हों, लेकिन उनकी सबसे बड़ी और कॉमन पहचान व्यापार ही था। वो पाटलिपुत्र या उज्जैन जैसी साम्राज्य की राजधानियां नहीं थीं। उनकी पूरी इकोनॉमी समुद्र पर टिकी थी। और मेमोरी हैक, घंटासाला, कदुरा, चोल नामों में एक कोस्टल फील है, और आप चलना से सोच सकते हैं कि यहाँ व्यापार हमेशा चल रहा था। अच्छा है, मिनी रिकैप। ये पोर्ट्स उस जमाने के बस्लिंग एयरपोर्ट्स थे। ये दिखाते हैं कि गुप्ता इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क से गहरी जुड़ी हुई थी। ये सवाल बहुत ही अजीब है। यूपीएससी सीएसई प्री 2020 से। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द टर्म्स कुलिया व्यापार एंड ड्रोना व्यापार डिनोट। ऑप्शंस है ए मेजरमेंट ऑफ लैंड, बी coins of different monetary value, C classification of urban land, या D religious rituals। ब्रॉड माइक्रो थीम, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन एंड टर्मिनोलॉजी। कॉन्सेप्ट ये है कि हर प्रशासन का अपना एक सिस्टम और अपनी जार्गन होती है। ये सवाल गुप्ता काल के लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी दो टेक्निकल शब्दों के बारे में है। ऑप्शन ए है मेजरमेंट ऑफ लैंड। और यही सही है। गुप्ता काल के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, जो जमीन दान के दस्तावेज होते थे, में जमीन नापने की कई यूनिट्स का जिक्र है। कुलियापा, द्रोणावापा और आधा वापा ऐसे ही शब्द थे। अच्छा, इनका मतलब क्या होता था? इनका मतलब शायद उस जमीन के एरिया से था जिस पर एक खास मात्रा में बीज बोया जा सकता था। जैसे एक द्रोणावापा वो जमीन हो सकती है जिस पर एक द्रोणा बीज लगता हो। ये जमीन के साइज और प्रोडक्टिविटी के बीच एक लिंक दिखाता है। बाकी ऑप्शंस को लॉजिक से कैसे हटाएं? शब्दों में वापा सफिक्स एक बहुत बड़ा क्लू है। ये संस्कृत के वप धातु से जुड़ा है, जिसका मतलब है बोना, टू सो, और बोना जमीन से जुड़ा है। इससे कॉइन्स, अर्बन लैंड और रिचुअल्स जैसे ऑप्शंस आसानी से हट जाते हैं। और इसका मेमोरी हैक, साफ। मिनी रिकैप। कुलियावपा और द्रोणावपा जैसे शब्द सिर्फ याद करने वाले शब्द नहीं है। ये गुप्ता काल की एक विकसित ब्यूरोक्रेटिक मशीन का सबूत है, जो आधुनिक टैक्स कलेक्शन की तरह काम करती थी। अब एक जरूरी लेकिन थोड़ा अंधेरा कॉन्सेप्ट, प्राचीन अर्थव्यवस्था से, यूपीएससी सीएसई प्री 2019 से। विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर, विष्टि, in India during the Gupta period, which one of the following statements is correct? Options हैं A. It was considered a source of income for the state, a sort of tax paid by the people. B. It was totally absent in the Madhya Pradesh and Kathiawar regions. C. The forced laborer was entitled to weekly wages. D. The eldest son of the laborer was sent as the forced laborer. Broad micro theme: socio-economic conditions in Gupta period. यहाँ कॉन्सेप्ट है विष्टि, यानी बेगार या जबरन मजदूरी। ये एक ऐसी प्रथा थी जहां आम लोगों जैसे किसानों और कारीगरों को राज्य या अधिकारियों के लिए बिना किसी पेमेंट के काम करने पर मजबूर किया जाता था। ये समझना जरूरी है कि गोल्डन एज सबके लिए गोल्डन नहीं था। स्टेटमेंट ए कहता है, इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। ये स्टेटमेंट सही है। राज्य के नजरिए से विष्टि एक टैक्स था जो पैसे या अनाज के बजाय श्रम के रूप में चुकाया जाता था। जब सड़क बनानी हो या कोई बिल्डिंग, तो राज्य विष्टि का इस्तेमाल कर सकता था। अब स्टेटमेंट बी, It was totally absent in the Madhya Pradesh and Kathiawar regions. ये गलत है। हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज ये है कि रुद्रदामन 1 के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में विष्टि का जिक्र है। गुप्त काल के भी कई इंस्क्रिप्शंस, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, इसका जिक्र करते हैं। तो टोटली एब्सेंट कहना गलत है। Statement C. The forced laborer was entitled to weekly wages. ये तो सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्शन है। फोर्स्ड लेबर या विष्टि का मतलब ही है अनपेड लेबर। अगर वेजेस मिलते तो ये विष्टि नहीं कहलाता। और Statement D. The eldest son of the laborer was sent as the forced laborer. ये बहुत स्पेसिफिक है और हमारे सोर्सेज में इसका कोई जिक्र नहीं है कि ये एक नियम था। ये एक डिस्ट्रैक्टर ऑप्शन है जो सच लगने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक काफी साफ है। बिल्कुल। विष्टि का कोर आइडिया है अनपेड वर्क, जो ऑप्शन सी को हटा देता है। हिस्टोरिकल सोर्सेज बी को गलत साबित करते हैं और डी एक अनजान नियम है। इससे ए सबसे लॉजिकल जवाब बचता है। विष्टि के लिए कोई मेमोरी हैक? विष्टि को वेस्टी जैसा सोचिए।
आम आदमी के लिए उनका समय और श्रम बिना पेमेंट के वेस्ट हो रहा था, भले ही राज्य उसे टैक्स मानता हो। अच्छा है। मिनी रिकैप। विष्टि का अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि किसी भी युग की पूरी सच्चाई समझने के लिए हमें कला और साहित्य से आगे देखना होगा। गुप्त राज्य की समृद्धि कुछ हद तक उसकी प्रजा के अनपेड लेबर पर भी टिकी थी। चलिए वापस साउथ चलते हैं और समय में थोड़ा आगे। यूपीएससी सीएससी प्री 2017 से है। Which one of the following was a very important seaport in the Kakatiya kingdom? Options हैं A. काकीनाडा, B. मोटुपल्ली, C. मचिलीपट्टनम और D. नेलुरु। ब्रॉड माइक्रो थीम, मिडीवल डेक्कन किंगडम्स एंड देयर ट्रेड। कॉन्सेप्ट ये है कि जो राज्य जमीन के अंदर थे, जैसे काकातियाज और वरंगल, वो भी समुद्री व्यापार का महत्व समझते थे। यह सवाल उनके सबसे मशहूर पोर्ट के बारे में है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी है मोटुपल्ली। और यही सही जवाब है। मोटुपल्ली, जो आज के आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है, काकातिया काल में एक प्रसिद्ध इंटरनेशनल सी पोर्ट था। इसके बारे में कोई खास पेरिफेरल नॉलेज? हाँ बिल्कुल। हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज ये है कि मोटुपल्ली का महत्व एक मशहूर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, मोटुपल्ली अभया शासना। इसमें काकतीय राजा गणपति देव ने विदेशी व्यापारियों को अभया यानी सुरक्षा का आश्वासन दिया था। ये उनकी प्रो ट्रेड पॉलिसीज को दिखाता है। तो बाकी ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करें? देखिए, सारे ऑप्शंस आंध्रा के कोस्टल टाउन्स हैं और कुछ अलग अलग समय में इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन मोटुपल्ली वो है जो ऐतिहासिक रूप से काकतीय राज्य के व्यापार से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। मोटुपल्ली और काकातिया के लिए मेमोरी हैक। सोचिए, मोतीपल्ली, पल्ली का मतलब गांव या शहर, और मोती यानी पर्ल्स, एक ऐसा शहर जो मोतियों जैसी कीमती चीजों का व्यापार करता था। और ये काकतीयाज का प्राइम पोर्ट था। ग्रेट कनेक्शन। मिनी रिकैप। मोतुपल्ली सिर्फ एक पोर्ट नहीं था, ये काकतीय राज्य की आर्थिक नीति का प्रतीक था। उनका इंस्क्रिप्शन दिखाता है कि वो समझते थे कि सुरक्षा और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ही विदेशी व्यापारियों को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है। एक और मैचिंग सवाल, इस बार साउथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ मुश्किल शब्दों के साथ। यूपीएससी सीएससी प्री 2016 से है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 1. एरीपति, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। 2. तानियोर्स, villages donated to a single Brahmin. 3. Ghatikas, colleges generally attached to the temples. 3. Ghatikas. सवाल पूछ रहा है कि कौन से पेयर्स सही मैच्ड हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स इन साउथ इंडिया। ये सवाल साउथ इंडियन हिस्ट्री, खासतौर पर पल्लवा और चूला काल के प्रशासनिक और सामाजिक शब्दों का ज्ञान टेस्ट करता है। चलिए इन्हें देखते हैं। पेयर 1, इरीपति। ये सही है। तमिल भाषा में एरी का मतलब होता है तालाब या जलाशय, पट्टी जमीन का टुकड़ा। तो एरीपत्ती वो जमीन थी जिसका रेवेन्यू खास तौर पर गांव के तालाब के रखरखाव के लिए रखा जाता था। ये दिखाता है कि उनके लिए जल प्रबंधन कितना जरूरी था। बहुत बढ़िया। अब पेयर 2, तम्यूर्स। ये गलत है। जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, विलेजेस डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण, वो ब्राह्मदिया गांव के लिए है। पेरिफेरल नॉलेज। तम्यूर्स बहुत बड़े गांव या गांव के समूह होते थे जिन्हें एक अलग प्रशासनिक यूनिट के रूप में चलाया जाता था। ठीक है। और पेयर 3, घटिकास। ये पेयर सही है। घटिकास उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे जो अक्सर मंदिरों से जुड़े होते थे। आप उन्हें यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस समझ सकते हैं, खासतौर पर वेदास और संस्कृत की एडवांस स्टडीज के लिए। तो हमने देखा कि पेयर 1 और 3 सही हैं। इससे ऑप्शन सी सही जवाब बनता है। इन शब्दों के लिए मेमोरी हैक्स क्या हैं? पहले के लिए आसान है। एरी पट्टी इज इक्वल टू एरी तालाब, सीधा कनेक्शन। तीसरे के लिए घटिकास घट या एक जगह जहां लोग जमा होते हैं जैसा साउंड करता है। और तन्यूर्स के लिए टनी, टाउन जैसा लगता है। ये बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स थे। काफी उपयोगी। मिनी रिकैप। ये शब्द एक अत्यंत संगठित समाज को दर्शाते हैं। उनके पास जल प्रबंधन एरी पट्टी, ब्राह्मण बसेतियां ब्राह्मदेया और उच्च शिक्षा घटिकास के लिए विशिष्ट प्रणालियां थी। और आज के डीप एनालिसिस के लिए आखिरी सवाल। इसमें एक और मशहूर चाइनीज यात्री आते हैं, यूपीएससी सीएसई प्री 2013 से। द चाइनीज ट्रैवलर युआन च्वांग, ह्यूएन तनजेंग, who visited India, recorded the general conditions. In this context, which of the following statements are correct? 1. The roads and river routes were completely immune from robbery. 2. Ordeals by fire, water and poison were the instruments for determining the innocence or guilt. 3. The tradesmen had to pay duties at ferries and barrier stations. सही आंसर चुनना है। Broad micro theme. Huan Sang's account of India under Harsha. यहाँ कॉन्सेप्ट ह्यूएन सांग के आसपास घूमता है, जो 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धना के शासनकाल में भारत आए थे। उनका विवरण सीयू की उस दौर के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। ठीक है। Statement 1. The roads and river routes were completely immune from robbery. के दौरान एक से ज्यादा बार डाकुओं ने लूटा था। तो ये कहना कि रास्ते कंप्लीटली इम्यून थे, बिल्कुल गलत है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब Statement 2. Ordeals by fire, water and poison were the instruments for determining the innocence or guilt.
ये स्टेटमेंट सही है। ह्यूएन सॉन्ग लिखते हैं कि गंभीर अपराधों में जहां सबूत नहीं होते थे, अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा जैसी प्रथाएं अस्तित्व में थीं। ये माना जाता था कि निर्दोष व्यक्ति को ईश्वर बचा लेगा। और स्टेटमेंट 3, द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशंस। ये भी सही है। वो जिक्र करते हैं कि व्यापार पर टैक्स लगता था, कस्टम्स बैरियर और फेरी स्टेशंस पर व्यापारियों को ड्यूटीज देनी पड़ती थी, जो राज्य के लिए आय का एक स्रोत था। तो स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं और 1 गलत। इससे आंसर ऑप्शन बी बनता है। यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक तो कमाल का काम करता है ना। हाँ, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जैसे ही आपको ये एक फैक्ट पता चलता है कि ह्यूएन सैंग को खुद लूटा गया था, आप कंफर्म कर सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 गलत है। इस एक जानकारी से ऑप्शन ए, सी और डी सब हट जाते हैं, सिर्फ बी बचता है। ये तो प्रो लेवल टिप है, इसका मेमोरी हैक। बस कहानी याद रखिए, ह्यूएन सैंग को हिमसेल्फ हेल्ड अप किया गया था। HHH एलिट्रेशन से याद रहेगा। परफेक्ट। मिनी रिकैप। ह्यूएन सैंग का विवरण हमें हर्षा के भारत की एक संतुलित और यथार्थवादी तस्वीर देता है। वो ज्ञान और अध्यात्म की भूमि थी, लेकिन वहाँ अपराध और अंधविश्वास पर आधारित न्याय प्रणाली जैसी समस्याएं भी थीं। तो इस सब का क्या मतलब है? हम अपनी 15 सवालों की यात्रा के अंत में आ गए हैं। आज हमने सिर्फ MCQ सॉल्व नहीं किए, हमने प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत में 15 खिड़कियां खोली हैं। बिल्कुल। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हाँ, हमने पल्लवा से शुरुआत की और देखा कि महेंद्रवर्मन वन जैसे राजा अपनी कला के लिए भी जाने जाते थे। हमने फाइयन के साथ यात्रा की और देखा कि कैसे एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया गुप्ता गोल्डन एज को सत्यापित करता है। फिर हमने चोलाज के साथ समुंदर की सैर की और बुद्धिज्म के प्रसार को धरानीकटा जैसे केंद्रों तक देखा। हमने संगम युग के पोर्ट्स का दौरा किया, वट्टक कृतल जैसी प्रथाओं को समझा और पोस्ट गुप्ता काल के पॉलिटिकल मंजर को मैप किया। और हमने गुप्तास के प्रशासनिक मशीन को डिकोड किया, कुलियावापा जैसी जमीन की इकाइयों से लेकर विष्टि जैसे करों तक। बहुत ही शानदार समरी। अब पैटर्न साफ दिख रहे हैं। हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है, ये समझने के बारे में है कि राजनीति, कला, अर्थव्यवस्था और समाज कैसे जुड़े हुए हैं। सही कहा। और अंत में एक आखिरी विचार लिसनर्स के सोचने के लिए, एक चुनौती। हमने ह्यूएन संग की अग्नि परीक्षा की बात की, आग, पानी, जहर से इंसाफ। आज हमें ये अजीब और अन्यायपूर्ण लगता है, हाँ बिल्कुल। पर एक पल के लिए सोचिए, उस प्रथा ने उनके न्याय के विचार के बारे में क्या कहा। वो एक ऐसी प्रणाली थी जहां उनका विश्वास था कि सत्य को उजागर करने के लिए स्वयं ईश्वर हस्तक्षेप करेगा। इसकी तुलना हमारी आधुनिक प्रणाली से कैसे होती है, जो सबूत पर आधारित है, जिसे कभी कभी झूठा, प्लांट किया गया या मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्या एक प्रणाली दूसरी से बेहतर है, या वो सिर्फ अपने अपने समय के अलग अलग प्रतिबिंब हैं जिनकी अपनी अपनी खूबियों और गहरी खामियां हैं? इस पर सोचना जरूर। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में व्यापारियों के कुछ समूह थे जिन्हें गिल्ड या श्रेणी कहा जाता था। वो इतने शक्तिशाली थे कि उनके अपने कानून और अपने नियम होते थे। हाँ, और राजा भी सीधे तौर पर उनमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। सोचिए, एक तरह की सेल्फ गवर्निंग बॉडी। ये तो बस एक झलक है उस फैसिनेटिंग दुनिया की जिसे हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगर आप हिस्ट्री को सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों से ज्यादा समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक करें और वो घंटी वाला आइकन भी ऑन कर लें ताकि आप ऐसी कोई भी मजेदार चर्चा मिस ना करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा। बिल्कुल। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के कुछ चुनिंदा सवालों के जरिए एंशिएंट इंडिया की गहराई में उतरेंगे। हमारी यात्रा शुरू होगी इन पावरफुल गिल्ड्स से, फिर हम समुद्री व्यापार के रहस्यों को समझेंगे, भारत पर हुए आक्रमणों का क्रम जानेंगे और फिर कुछ महान शासकों, साहित्य, कला और विज्ञान की दुनिया में भी झांकेंगे। बेसिकली इट्स अ टाइम ट्रैवल जर्नी फ्रॉम क्वेश्चन 16 to 31। लेट्स स्टार्ट दिस एनालिसिस। चलिए, तो पहला सवाल यूपीएससी सीएसई प्री 2012 से, विद रेफरेंस टू द गिल्ड्स श्रेणी ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? 1. Every guild was registered with the central authority of the state and the king was the chief administrative authority on them. 2. The wages, rules of work, standards and prices were fixed by the guild. 3. The guild had judicial powers over its own members. Options हैं A. 1 and 2 only, B. 3 only, C. 2 and 3 only और D. 1, 2 and 3. Broad micro theme है Ancient Indian Economy and Administration. बहुत बढ़िया सवाल है। तो सबसे पहले ये गिल्ड्स या श्रेणी आखिर थे क्या? आसान भाषा में ये कारीगरों, व्यापारियों और बैंकर्स का एक एसोसिएशन हुआ करता था। अच्छा, जैसे आज के चेंबर ऑफ कॉमर्स या ट्रेड यूनियंस होते हैं। हाँ बिल्कुल वैसे ही, लेकिन इनके पास पावर बहुत बहुत ज्यादा थी। कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकती हैं? जरूर। कल्पना कीजिए कि पाटलिपुत्र में बुनकरों वीवर्स की एक श्रेणी है। वो सब मिलके तय करते हैं कि कपड़े की क्वालिटी कैसी होगी, दाम क्या होगा और वर्कर्स को कितनी मजदूरी मिलेगी। अच्छा। और सबसे मजेदार बात, अगर किसी सदस्य के साथ कोई धोखाधड़ी होती तो श्रेणी ही उसका निपटारा करती, कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कूल ना? ये तो कमाल है। पूरी ऑटोनॉमी। चलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में अब ऑप्शंस को देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि हर गिल्ड को राजा के पास रजिस्टर कराना पड़ता था। और यहीं पर यूपीएससी ने ट्रैप बिछाया है। दिस इज इनकरेक्ट।
सबसे बड़ी बात यही थी कि गिल्ड्स ऑटोनोमस थे, मतलब वो अपने फैसले खुद लेते थे। राजा उनके कामों में दखल नहीं देते थे। तो स्टेटमेंट 1 तो एक ट्रैप है। वैसे एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट यहाँ याद रखना चाहिए। गिल्ड्स के अपने रूल्स थे, जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। ये उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पावर को दिखाता है। समझ गया? तो स्टेटमेंट 1 गलत है, और जैसे ही हमें ये पता चला ऑप्शंस ए और डी तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया। बिल्कुल। अब बस बी और सी में से चूज करना है। चलिए स्टेटमेंट 2 देखते हैं। ये कहता है कि वेजेस, रूल्स, स्टैंडर्ड्स और प्राइसेस गिल्ड तय करती थी। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यही तो उनका मेन काम था, मार्केट को रेगुलेट करना और क्वालिटी कंट्रोल बनाए रखना। एक और बात, ये गिल्ड्स बैंकिंग का काम भी करते थे। बैंकिंग भी? हाँ, लोग इनमें पैसा जमा करते थे और ये उस पर ब्याज देते थे। मंदिरों को भी ये दान देते थे, जैसा हमें कई इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। वाह, तो वो रेगुलेटर, क्वालिटी कंट्रोलर और बैंकर सब कुछ थे। अब स्टेटमेंट 3 पर आते हैं कि गिल्ड के पास अपने मेंबर्स पर जुडिशियल पावर्स थी। ये भी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, बिल्कुल करेक्ट है। सदस्यों के बीच कोई भी विवाद होता तो गिल्ड के प्रमुख ही फैसला सुनाते थे। अच्छा। तो जैसे ही हमें पता चला कि स्टेटमेंट 1 गलत है और 2 और 3 सही है, तो सी हमारा क्लियर विनर है। सही बात है। इसके लिए एक मेमोरी हैक है। याद रखो, गिल्ड्स इज इक्वल टू सेल्फ गवर्निंग सुपर टीम्स। उन्हें राजा के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, वो खुद अपने बॉस थे। बहुत बढ़िया। तो मिनी रिकैप, स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि गिल्ड्स ऑटोनमस थे। स्टेटमेंट्स 2 और 3 सही है, जो उनके इकोनॉमिक और जुडिशियल फंक्शंस को दिखाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए अब जमीन से समंदर की ओर चलते हैं। अगला सवाल 2011 का है। India maintained its early cultural contacts and trade links with Southeast Asia across the Bay of Bengal. For this preeminence of early maritime history of Bay of Bengal, which of the following could be the most convincing explanation? Options हैं: A. India had a better shipbuilding technology. B. The rulers of southern India always patronized traders. C. Monsoon winds facilitated sea voyages. या D. Both B and C are convincing. Broad micro theme है Ancient Indian Maritime Trade. बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ कीवर्ड है मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन। सवाल पूछ रहा है कि इंडिया, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया के साथ समुद्री व्यापार में इतना आगे क्यों था? सीक्रेट सॉस क्या था? ऑप्शन ए कहता है कि हमारे पास बेटर शिप बिल्डिंग टेक थी। क्या ये सबसे कन्विंसिंग रीजन है? हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट कन्विंसिंग नहीं लगता। टेक्नोलॉजी तो औरों के पास भी थी। इट्स अ वीक आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी के बारे में क्या? साउथ इंडियन रूलर्स ने ट्रेडर्स को सपोर्ट किया? ये तो सही लगता है। चोलास का एग्जाम्पल है हमारे पास। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। रॉयल सपोर्ट बहुत जरूरी था, लेकिन क्या ये मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन है? सपोर्ट एक फैक्टर है, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बट नॉट द फंडामेंटल इनेबलर ऑफ द वॉयज इटसेल्फ। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि ये जरूरी तो था पर सबसे जरूरी नहीं। बिल्कुल। अब ऑप्शन सी देखिए, मॉनसून विंड्स ने समुद्री यात्रा को आसान बनाया। दिस इज द कोर रीजन। ट्रेडर्स ने मॉनसून हवाओं के पैटर्न को समझ लिया था। एक खास मौसम में हवाएं उन्हें साउथ ईस्ट एशिया ले जाती थीं और दूसरे मौसम में वापस ले आती थीं। दिस प्रिडिक्टेबिलिटी वाज द गेम चेंजर। मतलब रिस्क और ट्रैवल टाइम दोनों कम हो गया। एग्जैक्टली। वैसे द डिस्कवरी ऑफ द मॉनसून विंड्स का क्रेडिट अक्सर ग्रीक सेलर हिपैलिस को दिया जाता है अराउंड 45-47 एडी। इसने रोमन एम्पायर और इंडिया के बीच ट्रेड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। बे ऑफ बंगाल ट्रेड के लिए भी ऐसी ही नॉलेज की थी। तो सबसे फंडामेंटल रीजन लगता है हवाओं के बिना राजा का सपोर्ट भी शायद उतना काम नहीं आता। सही पकड़े हैं। द विंड्स वर द फिजिकल फोर्स मेकिंग इट पॉसिबल। Therefore, C is the stronger, more fundamental reason. और इसीलिए डी भी गलत है। हाँ। मेमोरी हैक, सोचो मॉनसून विंड्स इज इक्वल टू नेचर्स फ्री उबर सर्विस फॉर एंशिएंट सेलर्स। टाइम पे आती थी, टाइम पे ले जाती थी। क्या बात है। Mini recap. While royal support was important, the predictable monsoon winds were the most convincing scientific reason for successful maritime trade. So option C is correct. व्यापार के साथ साथ भारत में बाहर से कई आक्रमणकारी भी आए। उनका सही ऑर्डर क्या था? अगला सवाल 2006 से इसी पर है। With reference to the invaders in ancient India, which one of the following is the correct chronological order? Options: A. Greeks, Sakas, Kushanas. B. Greeks, Kushanas, Sakas. C. Sakas, Greeks, Kushanas. D. Sakas, Kushanas, Greeks. Broad micro theme: foreign invasions in ancient India. ये पोस्ट मॉरियन पीरियड का एक क्लासिक क्रोनोलॉजी क्वेश्चन है। इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो एक ग्रीक था 326 BCE में। उसके बाद इंडो ग्रीक्स ने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रूल किया अराउंड 180 BCE ऑनवर्ड्स। तो सीक्वेंस ग्रीक से शुरू होना चाहिए। अच्छा, तो इससे ऑप्शंस सी और डी तो एलिमिनेट हो गए। बिल्कुल। अब बस ए और बी में से चूज करना है। ग्रीक्स के बाद कौन थे? सकाज या कुशानास? ग्रीक्स के बाद आए सकाज, जिन्हें इंडो सीरियंस भी कहते हैं। वो आए अराउंड द 1st सेंचुरी BC। और सकाज के बाद आए कुशान्स अराउंड द 1st सेंचुरी CE। कनिष्का इनका सबसे फेमस रूलर था। तो सही ऑर्डर हुआ ग्रीक्स, फिर सकाज और फिर कुशानास। करेक्ट। दिस मैचेस ऑप्शन ए। इनसे जुड़ी कुछ हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज? हाँ, जरूर।
इंडो ग्रीक्स पहले थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के जारी किए जिन पर राजा का चित्र था। द साकाज वो रुद्रदामन आई के लिए फेमस है। उनका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पहला लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है इन चेस्ट संस्कृत। और द कुशान्स वो सिल्क रोड को कंट्रोल करने के लिए और कनिष्का अ ग्रेट पेट्रन ऑफ बुद्धिज्म के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। मेमोरी हैक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ काम नहीं करेगा, तो एक निमोनिक यूज करते हैं। ग्रेट सुपर किंग्स, ग्रीक्स, साकाज, कुशानाज। सिंपल। ग्रेट सुपर किंग्स याद रहेगा। मिनी रिकैप, द करेक्ट chronological order of invaders is Greeks, followed by Sakas, and then Kushanas. Option A is the right answer. अब शासकों और विचारकों की बात करते हैं। 2005 का ये सवाल है कि इनमें से कौन है जो बाकियों के समय में नहीं था। Who among the following was not a contemporary of the other three? ऑप्शंस हैं A बिंबिसारा, B गौतम बुद्धा, C मिलिंदा और D प्रसन्नजीत। ब्रॉड माइक्रो थीम, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड टाइमलाइंस। ये सवाल आपकी एंशिएंट इंडियन टाइमलाइंस की नॉलेज टेस्ट कर रहा है। हमें बताना है कि कौन सा व्यक्ति दूसरों के टाइम पीरियड का नहीं है। तो पहले बिंबिसारा, गौतम बुद्धा और प्रसन्नजीत को देखते हैं। बिंबिसारा मगधा का शासक था, हरियांका डायनेस्टी का। गौतम बुद्ध बुद्धिज्म के फाउंडर और प्रसन्नजीत कोसाला का राजा। ये तीनों 6th सेंचुरी BCE के हैं। और ये सब आपस में जुड़े हुए भी थे ना? हाँ बिल्कुल। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स बताते हैं कि बिंबिसारा और प्रसेनजित दोनों बुद्धा के कंटेम्परेरी थे और उनके फॉलोअर्स भी थे। तो ये तीनों तो एक ग्रुप हो गए। इसका मतलब ऑड वन आउट मिलिंदा ही होगा। करेक्ट। अब मिलिंदा कौन था? मिलिंदा इंडो ग्रीक राजा मेनेंडर I का भारतीय नाम है। ही रोल्ड इन द 2nd सेंचुरी BCE। 2nd सेंचुरी BC मतलब लगभग 400 साल का फर्क है। एग्जैक्टली। एक फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है मिलिंदा पन्हा, मतलब द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। ये राजा मिलिंदा और बुद्धिस्ट मंक नागासेना के बीच एक डायलॉग है। अच्छा। तो बिंबिसारा, बुद्धा और प्रसेनजित 6th सेंचुरी BCE के हैं, जबकि मिलिंदा 2nd सेंचुरी BCE के। क्लियरली मिलिंदा इज द ऑड वन आउट। ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक है। मेमोरी हैक, याद रखो बुद्धा के B से बिंबिसारा और P से प्रसेनजित। ये तीनों BP ब्लड प्रेशर की तरह साथ साथ थे 6th सेंचुरी BCE में। ये अच्छा था। और मिलिंदा M से है, मतलब मच लेटर। बढ़िया। Mini recap, Milinda was an Indo-Greek king from the 2nd century BCE, while the other three were contemporaries in the 6th century BCE. So C is the correct answer. अब बात करते हैं एक फेमस चाइनीज ट्रैवलर की, ह्यूएन सांग। देखते हैं इनके बारे में 2004 के इस सवाल में क्या गलत है। Consider the following statements. 1. The Chinese pilgrim Fa Hien attended the 4th Great Buddhist Council held by Kanishka. 2. The Chinese pilgrim Huan Sang met Harsha and found him to be antagonistic to Buddhism. Options है A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. Broad micro theme, Chinese travelers and Indian history. इस सवाल में डिटेल्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेट्स ब्रेक डाउन स्टेटमेंट 1। ये कहता है कि फाहियन ने कनिष्का की 4th बुद्धिस्ट काउंसिल अटेंड की थी। तो हमें टाइमलाइंस चेक करनी पड़ेंगी। सही। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्का के समय, यानी circa 1st सेंचुरी CE में। और फाहियन भारत कब आया? वो तो गुप्तास के टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त II के। बिल्कुल, जो कि अर्ली 5th सेंचुरी CE था। अरे ये तो 300 साल का फर्क है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। एग्जैक्टली। टाइम मिसमैच। हाँ। पेरिफेरल नॉलेज, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी और उसके बाद बुद्धिज्म हिनायाना और महायाना में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो गया। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। ये कहता है कि ह्यूएन सांग हर्षा से मिला और उसे लगा कि हर्षा बुद्धिज्म के खिलाफ है। ह्यूएन सांग हर्षा के शासनकाल में भारत आया था 7th सेंचुरी CE में। ये बात तो सही है, लेकिन दूसरा हिस्सा बिल्कुल गलत है। ह्यूएन सांग ने अपनी राइटिंग्स में हर्षा की बहुत तारीफ की है। उसने हर्षा को अ जेनरस पेट्रन ऑफ बुद्धिज्म बताया है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि हर्षा ने कन्नौज में ग्रैंड असेंबली भी बुलाई थी ह्यूएन सांग को ऑनर करने के लिए। सही बात है। तो हर्षा बुद्धिज्म का प्रोमोटर था, एंटागोनिस्टिक नहीं। स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो सही ऑप्शन है डी, नीदर 1 nor 2। करेक्ट। मेमोरी हैक, फाहिन 4th काउंसिल में फेल हो गया क्योंकि वो उस टाइम था ही नहीं। और हर्षा तो हैप्पीली हेल्प्ड बुद्धिज्म, एंटागनिस्ट कैसे हो सकता है? ये हैक्स कमाल के हैं। मिनी रिकैप, बोथ स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। Fahin came centuries after the 4th council and Harsha was a patron, not an enemy of Buddhism according to Huan Sang. Answer is D. ट्रैवलर्स से अब चलते हैं एंशिएंट इंडियन लिटरेचर की ओर। 2003 का सवाल। एक बहुत ही फेमस प्ले है मृच्छकटिका। इसकी स्टोरी क्या है? मृच्छकटिका, an ancient Indian book written by Shudraka, deals with. Options हैं A. The love affair of a rich merchant with the daughter of a courtesan. B. The victory of Chandragupta II. C. The military expeditions of Samudragupta. Or D. The love affairs between a Gupta king and a princess of Kamarupa. Broad micro theme, ancient Indian literature. मृच्छकाटिका, जिसका मतलब है द लिटिल क्ले कार्ट, ये शूद्रक का लिखा एक संस्कृत प्ले है। इसका प्लॉट उज्जैन शहर में सेट है। हीरो है एक गरीब लेकिन नेक मर्चेंट
चारुदत्ता और हीरोइन है वसंत सेना, एक अमीर और सुंदर कॉर्टिसन। प्ले इनकी लव स्टोरी के आसपास घूमता है। तो ये एक लव स्टोरी है। हाँ, और ये ऑप्शन ए से बिल्कुल मैच करता है। अच्छा, समुद्रगुप्त एक्सपेडिशंस, वो तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस में है। बिल्कुल। और इस प्ले की खास बात यह है कि ये रॉयल्टी और माइथोलॉजी पर फोकस करने के बजाय अर्बन सोसाइटी का एक रियलिस्टिक पोर्ट्रे करता है। इसमें हर तरह के कैरेक्टर्स हैं। सही। मेमोरी हैक। मृच्छकाटिका इज इक्वल टू मर्चेंट प्लस कॉर्टिसंस की लव स्टोरी। सिंपल। मिनी रिकैप। The play Mrichakatika is a social drama about the love story of a merchant and a courtesan. Option A correctly describes its theme. अब एक एपिक बैटल की बात करते हैं। 2003 का ही सवाल है। एम्परर हर्षा, अ ग्रेट रूलर ऑफ द नॉर्थ, ट्राइड टू एक्सपैंड साउथवर्ड्स, पर उन्हें नर्मदा नदी पर किसने रोका? एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च was stopped on the नर्मदा रिवर by ऑप्शंस A पुलकेशन 1, B पुलकेशन 2, C विक्रमादित्य 1 और D विक्रमादित्य 2। ब्रॉड माइक्रो थीम, मेजर बैटल्स एंड डायनेस्टीज। 7th century CE में हर्षा ऑफ कन्नौज उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसने अपना एम्पायर साउथ में एक्सपैंड करने की कोशिश की, लेकिन डेक्कन में उसे एक पावरफुल रूलर ने चैलेंज किया। और वो कौन था? वो शासक था चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वातापी का सबसे महान राजा पुलकेशन 2। ये लड़ाई नर्मदा नदी के किनारे हुई अराउंड 620 CE। और इसका जिक्र कहीं मिलता है? हाँ, इस फेमस विक्ट्री का जिक्र आईहोल इंस्क्रिप्शन में है, जिसे पुलकेशन 2 के कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने लिखा था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और बाकी ऑप्शंस? पुलकेशन ही चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर था, पर वो बहुत पहले था, और विक्रमादित्य 1 और 2 वो भी बाद के चालुक्यन किंग्स थे। वो हर्षा के समय नहीं थे। ठीक है। पेरिफेरल नॉलेज। एहोल इंस्क्रिप्शन में रवि कीर्ति खुद को कालिदास और भारवी जितना महान बताता है। इस जीत के बाद पुलकेशन 2 ने परमेश्वरा यानी सुप्रीम लॉर्ड का टाइटल लिया था। अच्छा। मेमोरी हैक। हर्षा को पुल करके कैच इन कर लिया नर्मदा पे। किसने? पुलकेशन 2 ने। पुलिकेशन पुल कैच इन। सही है। Mini recap. It was Pulikeshin II of the Chalukya dynasty who decisively defeated Harsha on the banks of the Narmada, a fact proudly recorded in the Ahole inscription. एक और फेमस प्ले 2002 का सवाल, विशाखादत्ता का मुद्रा राक्षसा किस बारे में है? इज इट अ लव स्टोरी और अ पॉलिटिकल थ्रिलर? द सब्जेक्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षसा ऑफ विशाखादत्त हैज इट्स सब्जेक्ट ऑन ऑप्शंस हैं A, a conflict between gods and demons, B, a romantic story, C, the story of the power struggle, D, the court intrigues at the time of Chandragupta Maurya. Broad theme, ancient Indian literature and politics. ये मृच्छकटिका से एकदम अलग है। मुद्रा राक्षसा एक प्योर पॉलिटिकल थ्रिलर है। इसमें कोई रोमांटिक एंगल नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है। तो फिर प्लॉट क्या है? प्ले चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन पर बैठने की कहानी बताता है। सेंट्रल प्लॉट चाणक्य यानी कौटिल्य की क्लेवर स्ट्रेटजीज के इर्द गिर्द घूमता है। चाणक्य का मेन गोल होता है राक्षसा, जो नंदा किंग का लॉयल मिनिस्टर था, उसे मौर्यन साइड पे लाना। मतलब पूरी तरह से पॉलिटिकल स्कीम्स, एस्पियोनाज और स्ट्रेटजीज। हाँ, यानी कोर्ट इंट्रीग्स। दिस परफेक्टली मैचेस ऑप्शन डी। पेरिफेरल नॉलेज। इसका टाइटल मुद्रा राक्षसा, मतलब द सिग्नेट रिंग ऑफ राक्षसा। चाणक्य राक्षसा की ही सिग्नेट रिंग का इस्तेमाल करके उसे फंसाता है। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प है। मेमोरी हैक। मुद्रा राक्षसा में राक्षसा नंदा मिनिस्टर का नाम है और मुद्रा सिग्नेट रिंग चाणक्य का पॉलिटिकल टूल है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। सही है। मिनी रिकैप। मुद्रा राक्षसा is a political thriller about Chanakya's schemes to establish Chandragupta Maurya's rule. The correct answer is D. अब वापस स्ट्रेट पर आते हैं। 1999 का सवाल, जब 3rd सेंचुरी एडी के बाद रोमन एम्पायर के साथ भारत का व्यापार कम हो गया, तो भारतीय व्यापारियों ने कौन से नए मार्केट्स खोजे? From the 3rd century AD, when the Huna invasions ended the Roman Empire, the Indian merchants relied more and more on the options: A, African trade, B, Western European trade, C, Southeast Asian trade, D, Middle Eastern trade. Broad micro theme, changes in ancient Indian trade routes. ये सवाल इंडियन ट्रेड के रीओरिएंटेशन के बारे में है। रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल था, पर वो डिक्लाइन होने लगा। फिर होना इन्वेजन्स ने पश्चिम के ओवरलैंड रूट्स को और भी डिस्टर्ब कर दिया। तो मर्चेंट्स को नए, सेफर और प्रॉफिटेबल मार्केट्स ढूंढने पड़े। एग्जैक्टली। तो उन्होंने पूर्व की ओर रुख किया। द मैरिटाइम ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया, जिसे सुवर्ण भूमि या लैंड ऑफ गोल्ड कहते थे, वो बहुत तेजी से बढ़ा। अच्छा, तो फोकस वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। हाँ, इंडिया से टेक्सटाइल, स्पाइसेस जाते थे और वहां से मसाले, टिन और दूसरी कीमती चीजें आती थीं। इस ट्रेड की वजह से साउथ ईस्ट एशिया पर भारत का बहुत बड़ा कल्चरल इन्फ्लुएंस भी पड़ा, जिसे इंडियनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पेरिफेरल नॉलेज। पूर्व की तरफ ये शिफ्ट हमें साउथ में पल्लवास और चोलास जैसे पावरफुल मैरिटाइम किंगडम्स के उदय से भी दिखता है। कैम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी जगहों पर कई इंडियन ट्रेडिंग पोस्ट और किंगडम्स भी बने। बिल्कुल। Memory hack. When the West was disturbed, Indian merchants chose the best, which was the East. वेस्ट में हुना का हंगामा, सो ईस्ट में इनकम। वही तो। Mini recap.
After the decline of Roman trade, Indian merchants shifted their focus to the booming markets of Southeast Asia. Option C is correct. इसी से जुड़ा अगला सवाल ये भी 1999 से है। जब ये साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड हो रहा था तो नॉर्थ इंडिया का मेन पोर्ट कौन सा था? Which one of the following ports handled the North Indian trade during the Gupta period? Options: A. Tamralipti, B. Bharuch, C. Kalyang और D. Cambay. Broad micro theme: ancient ports and trade centers. यहाँ कीवर्ड्स है नॉर्थ इंडियन ट्रेड और गुप्ता पीरियड। अभी हमने बात की कि ट्रेड पूर्व की तरफ शिफ्ट हो रहा था। अब ऑप्शंस देखते हैं। भरोच, कल्याण और कैम्बे ये तीनों वेस्टर्न कोस्ट पर थे, गुजरात और महाराष्ट्र में। मतलब ये पश्चिम के साथ ट्रेड के लिए थे। हाँ, रोमन एम्पायर और वेस्ट के साथ ट्रेड के लिए। तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचा। बिल्कुल। ताम्रालिप्ति, जो आज के वेस्ट बंगाल में है, वो ईस्टर्न कोस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था। नॉर्थ इंडिया के गेंजेटिक प्लेन से सारा ट्रेड यहीं से होता था। सो ए इज द करेक्ट आंसर। फिर वापस चाइना गया था। ये इसकी इंपॉर्टेंस को कंफर्म करता है। सही। मेमोरी हैक। गुप्ता पीरियड में नॉर्थ इंडिया से लिपटा हुआ पोर्ट था ताम्रलिप्टी। इट वाज द गेटवे टू द ईस्ट। क्या बात है। मिनी रिकैप। ताम्रलिप्टी इन बंगाल was the main port for North Indian trade, especially with Southeast Asia during the Gupta period. व्यापार से अब कला पर आते हैं। 1996 का सवाल, कौन सी एंशिएंट स्कल्पचर स्टाइल थी जिसमें ग्रीन शिस्ट पत्थर का इस्तेमाल होता था? Which one of the following sculptures invariably used green schist as the medium? Options: A. Mauryan sculptures, B. Mathura sculptures, C. Bharut sculptures, D. Gandhara sculptures. Broad micro theme: ancient Indian art and sculpture. अलग-अलग आर्ट स्कूल्स ने अलग-अलग पत्थर इस्तेमाल किए। ये सवाल ग्रीन शिस्ट के बारे में है। मौर्यन स्कल्पचर्स पॉलिश्ड सैंडस्टोन के लिए फेमस है, स्पेशली चुनार सैंडस्टोन। तो ए गलत है। मथुरा स्कल्पचर्स में लोकल रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ। ये एक इंडिजिनस स्टाइल थी, तो बी भी गलत है। भरहूट स्कल्पचर्स भी रेड सैंडस्टोन से बने हैं, तो सी भी गलत तो है। बचा गंधारा स्कल्पचर्स। करेक्ट। गंधारा स्कल्पचर्स नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में फले फूले और ग्रेको रोमन स्टाइल से हेवीली इन्फ्लुएंस थे। यहाँ के आर्टिस्ट्स ने ब्लूइश ग्रे और ग्रीन स्किस्ट का इस्तेमाल करके बुद्धा और बोधिसत्वा की मूर्तियां बनाई। सो डी इज करेक्ट। अच्छा। पेरिफेरल नॉलेज। गंधारा बुद्धा को ग्रीक बुद्धा भी कहते हैं क्योंकि उसमें रियलिस्टिक फीचर्स, वेवी हेयर और मस्कुलर बॉडी दिखती है, जो ग्रीक आर्ट की खासियत है। और मथुरा बुद्धा? वो ज्यादा स्पिरिचुअल और इंडिजिनस लगता है। ठीक है। मेमोरी हैक। गंधारा इक्वल्स ग्रीको रोमन स्टाइल इक्वल्स ग्रीन शिस्ट। सिंपल G कनेक्शन। बढ़िया। मिनी रिकैप। Gandhara school of art, known for its Greco-Roman influence, characteristically used green schist stone for its sculptures. आर्ट से अब इकोनॉमी पर वापस। 1996 का ही सवाल है। गुप्ताज जो सिल्वर कॉइन्स इशू करते थे उन्हें क्या कहते थे? द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय द गुप्ताज वर कॉल्ड। ऑप्शंस: ए. करशापना, बी. दिनारा, सी. रूपका, डी. निष्क. ब्रॉड माइक्रो थीम: एंशिएंट इंडियन न्यूमिज्मेटिक्स कॉइनेज। Let's break down the options. करशापना पंचमार्क्ड कॉइन्स थे जो मौर्यन पीरियड में चलते थे, तो ए गलत है। दिनारा गुप्ताज के गोल्ड कॉइन्स को कहते हैं। ये नाम रोमन कॉइन डिनारियस से आया है, तो बी भी गलत है। निष्क वैदिक पीरियड का टर्म है, शायद गोल्ड ऑर्नामेंट के लिए। ये गुप्ता कॉइन नहीं था। तो बाय एलिमिनेशन आंसर सी रूपका ही है। रूपा का मतलब भी सिल्वर होता है संस्कृत में। एग्जैक्टली। रूपाका गुप्ताज के सिल्वर कॉइन्स का नाम था। ये संस्कृत के रूपा शब्द से आया है। सो सी इज करेक्ट। पेरिफेरल नॉलेज। गुप्ता गोल्ड कॉइन्स डिनाराज अपनी आर्टिस्टिक एक्सेलेंस के लिए फेमस हैं। उनमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए या चंद्रगुप्त II को शेर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। अच्छा। मेमोरी हैक। रूपा इन संस्कृत मीन्स सिल्वर, सो रूपाका इक्वल सिल्वर कॉइन। इजी कनेक्शन। और डिनारा साउंड्स लाइक डिनर, अ गोल्डन डिनर, सो गोल्ड कॉइन। ये भी अच्छा है। Mini recap. In the Gupta period, gold coins were called dinara and silver coins were called rupaka. The correct answer is C. अब a little bit of math and history. 1995 का सवाल। फेमस एराज को उनके स्टार्टिंग ईयर से मैच करना है। लिस्ट 1 में है ए. विक्रमा एरा, बी. साका एरा, सी. गुप्ता एरा, डी. काली एरा। लिस्ट 2 में है 1. 3102 BC, 2. 320 CE, 3. 78 CE, 4. 58 BC। कोड डी है 4321। ब्रॉड माइक्रो थीम: एंशिएंट इंडियन कैलेंडर्स एंड एराज। ये डेट्स तो एकदम याद होनी चाहिए। चलिए मैच करते हैं। ए. विक्रमा ईरा। ये किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन से जुड़ा है। ये शुरू हुआ 58 BCE में, सो ए मैचेस विद 4। ठीक है। बी. साका ईरा। ये कुषाण किंग कनिष्का ने शुरू किया था 78 CE में। ये इंडिया का ऑफिशियल सिविल कैलेंडर है, सो बी मैचेस विद 3। सी. गुप्ता ईरा। ये चंद्रगुप्ता I के सिंहासन पर बैठने से शुरू हुआ 320 CE में, सो सी मैचेस विद 2। और डी. काली ईरा। ये मिथोलॉजिकल है, महाभारता वॉर के बाद शुरू हुआ माना जाता है 3102 BCE में, सो डी मैचेस विद 1। तो कोड हुआ A4 B3 C2 D1। ये ऑप्शन डी से मैच करता है। करेक्ट। मेमोरी हैक।
Vikrama is the very first in this list, 58 BCE. Saka is what our government uses, started in 78 CE. Gupta era is in the glorious 300s. And Kali Yuga is the kahani from very, very long ago, 3102 BCE. बहुत बढ़िया। Mini recap: Vikrama era 58 BCE, Saka era 78 CE, Gupta era 320 CE, and Kali era 3102 BCE. The correct code is D. अब फिर से साहित्य 1995 का सवाल। एंशिएंट संस्कृत प्लेज में महिलाएं और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? इन संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, women and shudras speak. Options: A. संस्कृत, B. प्राकृत, C. पाली, D. सौरसेनी। Broad micro theme: Sociolinguistics in ancient literature. क्लासिकल संस्कृत प्लेज में एक लिंग्विस्टिक कन्वेंशन था। कैरेक्टर की भाषा उसका सोशल स्टेटस बताती थी। संस्कृत को एलीट की भाषा माना जाता था। प्लेज में राजा, ब्राह्मण, मंत्री जैसे हाई कास्ट मेल कैरेक्टर्स संस्कृत बोलते थे। तो फिर बाकी सब प्राकृत बोलते थे। प्राकृत का मतलब है नेचुरल या कॉमन लैंग्वेज। प्लेज में सभी महिलाएं, चाहे वो रानी ही क्यों ना हो, और लोअर सोशल स्टैंडिंग के पुरुष जैसे शूद्रास प्राकृत बोलते थे। ये उस समय की सोशल रियलिटी को दिखाता था। सो बी इज करेक्ट। अच्छा, तो पाली और सौरसेनी? पाली अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की भाषा है। सौरासेनी एक प्राकृत लैंग्वेज ही थी, लेकिन प्राकृत ज्यादा जनरल और एक्यूरेट टर्म है। मेमोरी हैक: इसे एक मूवी की तरह सोचिए। हीरोज और इंटेलेक्चुअल्स, एलीट मेन, सोफिस्टिकेटेड फॉर्मल लैंग्वेज संस्कृत बोलते हैं, और आम लोग और महिलाएं ज्यादा रिलेटेबल एवरीडे लैंग्वेज प्राकृत बोलते हैं। समझ गया। Mini recap. In Gupta era Sanskrit plays, elite male characters spoke Sanskrit while women and lower class characters spoke Prakrit. Option B is the correct answer. अब एक और आक्रमणकारी की बात। 1995 का सवाल। A very powerful ruler named Torman, वो किस रेशियल ग्रुप से था? Torman was from the racial group of. Options: A. Scythian, B. Huna, C. Yauchi, D. Saka. Broad micro theme: foreign invaders in post-Gupta period. टोरमाना या तोरमाना एक रूलर था जिसने लेट 5th और अर्ली 6th सेंचुरी सीई में नॉर्दर्न इंडिया के कुछ हिस्सों पर राज किया। अच्छा। ये वो समय था जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था। हिस्टोरिकल सोर्सेज जैसे इंस्क्रिप्शंस उसे हुनाज का लीडर बताते हैं। हुनाज सेंट्रल एशिया के नोमैडिक लोग थे और उनके आक्रमण गुप्ता एम्पायर के पतन का एक बड़ा कारण थे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और बाकी ऑप्शंस? सिथियन और साका एक ही ग्रुप के नाम है जो बहुत पहले आए थे, और याओची वो ट्राइब थी जिससे कुशानाज निकले थे, वो भी बहुत पहले आए थे। ठीक है। पेरिफेरल नॉलेज: तोरमाना का बेटा था मिहिर रुकला, जो अपनी क्रूरता और एंटी बुद्धिस्ट स्टैंड्स के लिए जाना जाता था। अच्छा। मेमोरी हैक: टोरमेंट साउंड्स लाइक टॉर्मेंट, एंड हु ब्रॉट टॉर्मेंट एंड डिस्ट्रक्शन टू द गुप्ता एम्पायर? द हुनाज। सही है। Mini recap: Toromana was a prominent ruler of the Huna group who invaded India during the decline of the Guptas. एंड फाइनली आइए बात करते हैं एंशिएंट इंडियन साइंस की। 1993 का ये सवाल। इनमें से कौन एंशिएंट इंडियन मेडिसिन से जुड़ा हुआ नहीं है? Who among the following is not associated with medicine in ancient India? Options: A. धन्वंतरी, B. भास्कराचार्य, C. चरका, D. सुश्रुता. Broad micro theme: ancient Indian science and technology. ये एक ऑड वन आउट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। धन्वंतरी वो आयुर्वेदा के भगवान माने जाते हैं, तो वो मेडिसिन से जुड़े हैं। चरका उनकी चरका संहिता इंटरनल मेडिसिन का फाउंडेशनल टेक्स्ट है, तो ये भी जुड़े हैं। सुश्रुता उन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, उनकी सुश्रुता संहिता सर्जरी का फाउंडेशनल टेक्स्ट है, तो ये भी जुड़े हैं। तो इसका मतलब धन्वंतरी, चरका और सुश्रुता मेडिसिन की दुनिया से हैं। तो भास्कराचार्य इज द ऑड वन आउट। बिल्कुल सही। भास्कराचार्य, जिन्हें भास्करा 2 भी कहते हैं, वो 12th सेंचुरी सीई के एक महान मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे। वो फिजिशियन नहीं थे। उनका मेन वर्क है सिद्धांता शिरोमणि। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पेरिफेरल नॉलेज: भास्कराचार्य का कैलकुलस पर काम न्यूटन और लाइबनिस से सदियों पहले का है। उनकी किताब लीलावती बहुत पोएटिक स्टाइल में लिखी गई है। क्या बात है। मेमोरी हैक: चरका एंड सुश्रुता आर द CS ऑफ एंशिएंट मेडिसिन। धन्वंतरी इज द गॉड। भास्कराचार्य में भास्कर है जिसका मतलब है सूरज, और उन्होंने सूरज और तारों की स्टडी की, एन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। ये तो बहुत आसान हो गया। मिनी रिकैप: धन्वंतरी, चरका एंड सुश्रुता are giants of ancient Indian medicine. Bhaskaracharya was a brilliant mathematician and astronomer. So B is the correct answer. वाओ, व्हाट अ जर्नी। हमने गिल्ड्स की ऑटोनॉमी से शुरू करके मॉनसून विंड्स की पावर को समझा। We mapped the timeline of invaders, met famous kings and travelers, and explored the beauty of ancient Indian literature, art, and science. हाँ, ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा रही। अगर हम की टेकअवेज की बात करें तो 3 मेन थीम्स निकल कर आती हैं। पहला, अ सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी। हमने देखा कि एंशिएंट इंडिया में पावरफुल गिल्ड्स, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स और एक कॉम्प्लेक्स कॉइनेज सिस्टम था।
दूसरा, अ डायनामिक पॉलिटिकल लैंडस्केप। पॉलिटिकल लैंडस्केप हमेशा बदलता रहा। हर्षाज एम्पायर का उदय और हुनास के आक्रमण, ये सब चलता रहा। और तीसरा, अ ब्रिलियंट कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज। मृच्छकटिका जैसे प्लेज, गांधारा आर्ट और मेडिसिन और मैथमेटिक्स में फाउंडेशनल टेक्स्ट्स। ये सब बेमिसाल थे। ये एक शानदार समरी है। इससे पता चलता है कि एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन कितनी मल्टीफैसेटेड और एडवांस्ड थी। और इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल लिसनर्स के लिए सोचने को। इन सब पहलुओं को जानने के बाद ये सोचना जरूरी है, प्राचीन भारत का कौन सा एस्पेक्ट, उनकी एडवांस्ड इकोनॉमी, उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट या उनकी रिच आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ने मॉडर्न इंडिया को सबसे ज्यादा शेप किया है? What is that one thread from the past that is still most strongly woven into our present? इस पर जरूर सोचिए। Until next time, keep exploring. सोचो, इंडिया का एक ऐसा किंग जिसने अकेले हर्षवर्धन जैसे टाइटन के जस्ट बाद माइटी राशिदुन कैलिफेट की इन्विजन को रोक दिया। कौन था वो? आज हम एंशिएंट इंडिया के ऐसे ही हिडन जेम्स और क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट्स को अनकवर करेंगे, सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के जरिए। वेलकम टू द डीप डाइव। ये कोई नॉर्मल एमसीक्यू सेशन नहीं है दोस्त, दिस इज अ टाइम मशीन। हम हर क्वेश्चन, हर ऑप्शन की पूरी सर्जरी करेंगे टू एंश्योर यू नॉट ओनली नो द राइट आंसर बट एग्जैक्टली व्हाई द रॉन्ग ऑप्शंस आर रॉन्ग। सो गेट योर थिंकिंग कैप्स ऑन, और इस नॉलेज पैक सफर में जंप करने से पहले एक सेकंड लो, सब्सक्राइब बटन स्मैश करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो और नीचे कमेंट में रेडी लिख दो, सो आई नो यू विद मी। लेट्स बिगिन। आज की लर्निंग मैप इज क्रिस्टल क्लियर। हम क्वेश्चन नंबर 117 से शुरू करके सीधा 129 तक जाएंगे इन एग्जैक्ट ऑर्डर, नो स्किपिंग। We'll be covering themes from the post-Harsha power vacuum, Gupta administration's intricacies, the chronology of different eras, and the fascinating Satavahana dynasty. हर सवाल एक नया पोर्टल खोलेगा। Ready for the first one? Absolutely, let's dive in. पहला सवाल सीरियस 2022 से। Who among the following usurped power in Kanyagupta after the death of Harshavardhana? And the options are A. Aditya Sena, B. Arunashva, C. Shashanka, D. Lalitaditya. So the core theme is the political vacuum after Harsha. Expert, set the scene for us. What was North India like right after Harsha's death? Imagine a massive power vacuum. हर्षवर्धन, एंशिएंट नॉर्थ इंडिया का लास्ट ग्रेट एम्परर, उसकी डेथ 647 सीई में बिना किसी एयर के हो जाती है। उसकी कैपिटल कन्याकुब्जा, जो मॉडर्न डे कन्नौज है और जो नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल सेंटर था, वो सडनली लीडरलेस हो गया। मतलब एम्बिशियस लोकल रूलर्स और जनरल्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली, इट्स अ पीरियड ऑफ इंटेंस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। राइट, तो सब पाई का एक पीस चाहते थे। चलो ऑप्शंस को देखते हैं, हम ये कैसे फिगर आउट करें कि थ्रोन सबसे पहले किसने ग्रैब किया। एक एक करके एनालाइज करते हैं। हमारा सोर्स मटेरियल डायरेक्टली अरुणाश्वा की तरफ पॉइंट करता है एज द करेक्ट आंसर। सोर्सेस कहते हैं कि हर्ष के एक मिनिस्टर जिसका नाम अरुणाश्वा था, उसने कन्नौज का थ्रोन यूसर्प कर लिया, और वो सिर्फ वहीं नहीं रुका, उसने तिरहुट रीजन पर भी कंट्रोल कर लिया। ओके, तो अरुणाश्वा हमारा जवाब है, बट इसमें हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज क्या है? व्हाट मेक्स हिम मोर देन जस्ट अ नेम? हाँ, और यहीं पर ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। Right. सोर्सेज में अरुणेश्वर की एक मेजर और ऑफन ओवरलुक्ड मिलिट्री अचीवमेंट का जिक्र है। अराउंड 647 सीई उसने राशिदून कैलिफेट के लीडरशिप में एक अरब मुस्लिम इन्वेजन को सक्सेसफुली रिपल्स किया। वाओ, ये इंडिया में डीप पेनिट्रेट करने की अरब फोर्सेस की अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स में से एक थी, और अरुणेश्वर ने उन्हें रोक दिया। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है। तो वो सिर्फ एक यूसर्पर नहीं बल्कि एक डिफेंडर भी था। That's a crucial piece of information. Now let's demolish the other options. आदित्य सेना क्यों नहीं? ऑप्शन ए आदित्य सेना इनकरेक्ट है, क्योंकि वो मगधा के लेटर गुप्ता डायनेस्टी का रूलर था। हालांकि वो एक पावरफुल किंग था जिसने अश्वमेधा सैक्रिफाइस परफॉर्म किया। उसका रेन प्राइमरीली 7th सेंचुरी के लेटर हाफ में था, हर्षा की डेथ के बाद के इनिशियल केओस के काफी बाद। टाइमलाइन मैच नहीं करती। Makes sense. और शशांका, वो तो हर्ष का बहुत फेमस राइवल था। एग्जैक्टली, ऑप्शन सी शशांका, जो बंगाल के गौड़ा किंगडम का राजा था, वो हर्षवर्धन का कंटेम्प्रेरी और एक बिटर राइवल था। इनफैक्ट शशांक की डेथ हर्ष से पहले हो गई थी, अराउंड 637 सीई। सो वो ताकि सक्सीड कर ही नहीं सकता था। वो हर्ष के प्रीडिसेसर की प्रॉब्लम था, उसका सक्सेसर नहीं। और फाइनली ललितादित्य, उस एरा का एक और बड़ा नाम। ऑप्शन डी ललितादित्य मुक्तापीड़ा, एक इमेंसली पावरफुल एम्परर था, लेकिन कश्मीर की करकोटा डायनेस्टी का। उसका रेन बहुत बाद में था, 8th सेंचुरी सीई में, अराउंड 724 to 760 सीई। उसने बाद में कन्नौज को कॉन्कर किया था, बट ही वाज नॉट द वन हु टुक पावर इमीडिएटली आफ्टर हर्ष's डेथ। क्रोनोलॉजी इज की हियर। तो इसे याद रखने का एक फैंटास्टिक तरीका हो सकता है, हर्ष के अस्त होने के बाद एक नया डॉन, एक नया अरुण उदय हुआ। That's Arunashva. So the mini recap is Arunashva, Harsha's minister, seized power in Kannauj and crucially defended India from an early Arab invasion. Okay, just think for a second. ये 7th century India में पावर के नेचर के बारे में क्या बताता है? It was up for grabs. चलो इस political chaos से मूव करते हैं कि established empires अपनी पावर कैसे प्रोजेक्ट करते थे। Next question from CDS 2021.
Who among the following ancient Indian kings was praised in glowing terms in the Prayaga Prashasti? The options: A. Ashoka, B. Harshavardhana, C. Samudragupta, D. Bindusara. ये गुप्ता पीरियड इंस्क्रिप्शंस के बारे में है। एक्सपर्ट प्रशस्ति एग्जैक्टली है क्या? प्रशस्ति एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब है इन प्रेज ऑफ। ये एक यूलोजी है, कोर्ट पोएट्स द्वारा अपने पेट्रन्स मतलब राजाओं को ग्लोरीफाई करने के लिए कंपोज की गई एक इंस्क्रिप्शन। इसमें वो अपने पेट्रन की अचीवमेंट्स, उनका कैरेक्टर, उनकी मिलिट्री विक्ट्रीज और उनकी लिनिएज सब लिस्ट करते हैं। अच्छा, प्रयागा प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, इस लिटरेरी फॉर्म का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। ये एसेंशियली एक रॉयल रेज्यूमे है, बट रिटन इन ब्यूटिफुल पोएटिक संस्कृत। a royal resume, I love that. तो इस ग्लोइंग रिव्यू का सब्जेक्ट कौन था? ये एंशिएंट हिस्ट्री का एक फाउंडेशनल क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज सी, समुद्रगुप्ता, द ग्रेट गुप्ता एम्परर। प्रयागा प्रशस्ति उनके कोर्ट पोएट और मिनिस्टर हरिसेन ने कंपोज की थी। ये उसी पिलर पर इंग्रेव्ड है जिस पर अशोका के भी इंस्क्रिप्शंस है, जो अपने आप में फैसिनेटिंग है। इसमें किस तरह की बातें लिखी हैं? क्या सिर्फ बैटल्स की लिस्ट है? ओह, ये उससे कहीं ज्यादा है। ऑफ कोर्स, ये उसकी एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स, उसकी दिग्विजय अक्रॉस नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया को डिटेल में बताती है। राइट। इसी वजह से हिस्टोरियन वीएस स्मिथ ने उसे फेमसली नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। बट, एंड दिस इज हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज, प्रशस्ति उसे एक मल्टी फैसेटेड जीनियस के तौर पर भी पोर्ट्रे करती है। इसमें उसकी शार्प एंड पॉलिश्ड इंटेलेक्ट, उसकी स्किल्स एज अ म्यूजिशियन, वो एक एक्सपर्ट वीणा प्लेयर था जैसा उसके कॉइन्स पर दिखाया गया है, और उसका टैलेंट एज अ पोएट, कवि राजा, सबका जिक्र है। इट कंस्ट्रक्ट्स एन इमेज ऑफ एन आइडियल किंग, अ वॉरियर, अ स्कॉलर एंड एन आर्टिस्ट। That's a complete PR campaign. Now let's quickly eliminate the others. Ashoka क्यों नहीं? ऑप्शन ए, अशोका एक ग्रेट डिस्ट्रैक्टर है। पिलर खुद एक अशोकन पिलर है, लेकिन उस पर उसके इंस्क्रिप्शंस, उसकी धम्मा की पॉलिसी और उसके ऑफिशियल्स को दिए गए इंस्ट्रक्शंस के बारे में है। वो मॉरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडिक्ट्स है, कोई सेल्फ प्रेजिंग यूलोजी नहीं। स्टाइल और कंटेंट बिल्कुल अलग है। और हर्षवर्धना? ऑप्शन बी, हर्षवर्धना का भी एक फेमस कोर्ट पोएट था, बाणभट्ट, जिसने हर्ष चरित लिखी। ये बायोग्राफी हर्ष की प्रशंसा करती है, बट इट्स अ बुक, अ टेक्स्ट, नॉट द प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। रॉन्ग सोर्स फॉर द राइट काइंड ऑफ प्रेज। फाइनली बिंदुसारा। ऑप्शन डी, बिंदुसारा एक मौर्यन एम्परर था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और अशोका का पिता। उसके टाइम के बहुत कम इंस्क्रिप्शंस हैं, और सर्टेनली ऐसी कोई ग्रैंड प्रशस्ति तो बिल्कुल नहीं है। परफेक्ट। सो मेमोरी हैक। प्रयाग में राग का साउंड है और समुद्रगुप्ता म्यूजिक और राग का मास्टर था। प्रयाग राग समुद्रगुप्ता। मिनी रिकैप। The Prayaga Prashasti is a eulogy for Samudragupta, composed by Harisena, highlighting both his military might and artistic talents. Now let's dig deeper into the Gupta period. Sources इसे Golden Age कहते हैं, पर क्या ये सबके लिए golden था? This next one from CDS 2017 is tricky. हमें incorrect statement ढूंढना है. Which one of the following statements about the Gupta period in Indian history is not correct? The theme here is the socio-economic conditions of the Gupta period. All right, let's dissect each statement carefully. The key word is not correct. Statement A कहता है, Sanskrit language and literature reached a classical excellence. क्या ये correct है? I think so. ये कालिदास का एरा है, राइट? अभिजाना शाकुंतलम और मेघदूता जैसे वर्क्स के साथ? Absolutely. This statement is correct. गुप्ता पीरियड को क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर का गोल्डन एज माना जाता है। मेजर पुरानास कंपाइल किए गए और महान लिटरेरी फिगर्स फ्लरिश हुए। सो ये हमारा आंसर नहीं है। Okay, next. Statement B. The status of women was redefined. They were entitled to formal education. ये प्रोग्रेसिव साउंड कर रहा है। क्या ये सच है? यहाँ पर ट्रैप है। This statement is incorrect और इसलिए हमारा आंसर है। सोर्सेज साफ साफ कहते हैं कि गुप्ता पीरियड में विमेन की कंडीशन एक्चुअली डिक्लाइन हुई कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स। ओह, उन्हें एक सेकेंडरी स्टेटस दिया गया, जनरली फॉर्मल एजुकेशन स्पेशली वैदिक स्टडीज से डिनाई किया गया, इंपॉर्टेंट रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं थी और कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे। अर्ली मैरिज कॉमन हो गई और सती का पहला एविडेंस इसी एरा की एक इंस्क्रिप्शन में ईरान में मिलता है। that's a major nuance. तो गोल्डन एज विमेन के लिए उतना गोल्डन नहीं था। A crucial point. What about statement C? Decentralization of administrative authority. This is correct. Highly centralized Mauryan administration के unlike गुप्ता सिस्टम ज्यादा डिसेंट्रलाइज था। वो फ्यूडेटरी चीफ्स और गवर्नर्स के थ्रू रूल करते थे, जिनके पास कंसिडरेबल ऑटोनॉमी थी। इसकी एक की फीचर थी लैंड ग्रांट्स इशू करने की प्रैक्टिस, जिसे अग्रहारा ग्रांट्स कहते थे ब्राह्मण्स को और देवग्रहारा ग्रांट्स टेम्पल्स को। जो हमें डायरेक्टली स्टेटमेंट डी पर ले जाता है। लैंड ग्रांट्स पेव्ड द वे फॉर फ्यूडल डेवलपमेंट्स। प्रिसाइजली, स्टेटमेंट डी भी करेक्ट है और स्टेटमेंट सी का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। इन लैंड ग्रांट्स ने बेनिफिशियरीज को डोनेटेड लैंड और उसके लोगों पर एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल पावर्स दिए,
जिससे किंग और पेजेंट्स के बीच इंटरमीडियरीज की एक क्लास बन गई। इसे इंडिया में फ्यूडलिज्म की बिगिनिंग के रूप में देखा जाता है। सो द मेमोरी हैक हियर इज टू ऑलवेज क्वेश्चन द टर्म गोल्डन एज। गोल्डन फॉर whom? For elite men in arts and sciences, yes. For women and peasants, not so much. Mini recap. The Gupta period saw a decline in the status of women, making statement B incorrect. It was an age of classical Sanskrit and administrative decentralization. चलो, समुद्रगुप्ता के साथ एक और क्वेश्चन के लिए स्टिक करते हैं। From CDS 2016. एक और सवाल, प्रयागा प्रशस्ति पर। Which one among the following was not an attribute of Samudragupta described in Prayag Prashasti? The options are A. Sharp and polished intellect, B. Accomplished sculptor, C. Fine musical performances, D. Poetical talent of a genius. ये क्वेश्चन टेस्ट करता है कि हमने सोर्स को कितनी क्लोजली पढ़ा है। प्रशस्ति एक बहुत स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये उसके इंटेलेक्ट, म्यूजिकल टैलेंट और पोएटिक एबिलिटीज की प्रेज करती हैं। सो ऑप्शंस ए, सी एंड डी इंस्क्रिप्शन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। So by elimination, the answer must be B. करेक्ट। द आंसर इज बी, अकम्प्लिश्ड स्कल्प्टर। हालांकि गुप्ता पीरियड अपने मैग्निफिसेंट स्कल्पचर्स के लिए फेमस है, जैसे सारनाथ बुद्धा, लेकिन प्रयागा प्रशस्ति या किसी और सोर्स में ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि समुद्रगुप्त खुद एक स्कल्प्टर था। दिस एट्रीब्यूट इज नॉट ascribed टू हिम। What's the peripheral knowledge we can extract here? द की इनसाइट इज अबाउट द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। एक प्रशस्ति एक क्यूरेटेड इमेज होती है। वो हमें बताती है कि राजा किस चीज के लिए याद किया जाना चाहता था। समुद्रगुप्त ने खुद को एक वॉरियर, पोएट, म्यूजिशियन के रूप में प्रोजेक्ट किया। स्कल्पचर शायद उस समय एक क्राफ्ट्समैन की स्किल के रूप में देखा जाता था, अ किंगली परस्यूट नहीं, अनलाइक पोएट्री और म्यूजिक। A great point. So the memory hack is simple. समुद्रगुप्त वीणा बजा सकता था और पोएट्री लिख सकता था, but he didn't carve stone. Music and poetry, yes. Sculpture, no. Mini recap. The Prayaga Prashasti does not describe Samudragupta as an accomplished sculptor. Now let's zoom out from kings and their praises to the lives of common people. वो कैसे कपड़े पहनते थे? A fascinating question from CAF 2024. Consider the following statements about the costumes and headgear hairstyle in India during 4th 7th century AD. 1. There was a marked preference for stitched garment as compared to any previous age. 2. Simple plaits without any floral embellishment dominated the hairstyle of women. ये सही लगता है। I imagine कुर्ताज and खारजास ज़्यादा common हो रहे थे। योर स्पॉट ऑन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इस पीरियड से पहले ड्रेप्ड गारमेंट्स जैसे धोती और साड़ी डोमिनेंट थे। हाउएवर गुप्ता एरा के दौरान स्टिच्ड क्लोथ्स जैसे ट्यूनिक्स, कुर्ताका, ट्राउजर, शलाका और इवन वुमेन के लिए स्टिच्ड बॉडीसीज इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो गए। ये सेंट्रल एशियन कल्चर्स जैसे कुशान्स और साकाज का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दिखाता है। तो ये ट्रेड और कॉन्क्वेस्ट के थ्रू कल्चरल फ्यूजन का एविडेंस है। नाउ फॉर स्टेटमेंट 2. Simple plaits without any floral embellishment dominated the hairstyle of women. ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। इस पीरियड की अजंता, सांची या मथुरा की आर्ट पर सिर्फ एक नजर डालने से एग्जैक्ट ऑपोजिट दिखता है। वुमेन्स हेयर स्टाइल्स इनक्रेडिबली एलैबोरेट और डेकोरेटिव थे। उनमें कॉम्प्लेक्स ब्रेड्स, हाई बन्स, चियोनियंस, कर्ल्स थे और वो फूलों, मोतियों की मालाओं और जूल्ड पिन से रिचली अडोर्न्ड थे। सिंप्लिसिटी नॉर्म नहीं थी, आर्टिस्टिक एंड ऑर्नेट स्टाइलिंग थी। तो वो सिंपल तो बिल्कुल नहीं थे। So only statement 1 is correct. The answer is A. The peripheral insight here is that fashion history is a tangible record of cultural exchange. The clothes people wear tell a story of who they're interacting with. Mini recap. Stitched garments became popular in the Gupta era, but women's hairstyles were extremely elaborate and decorative, not simple. Okay, let's switch gears from culture to calculation. Ancient events को date करना historians के लिए एक huge challenge है. Another one from CAPF 2024, this one is a math problem. The Junagadh inscription goes on to tell us that during the reign of Rudradaman, in the year 72 of the Saka era, there occurred a terrible storm. What would be the time in CE of the occurrence of that terrible storm? Options are A. 150 CE, B. 181 CE, C. 130 CE, D. 120 CE. क्रूशियल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए। द स्टार्टिंग ईयर ऑफ द साका एरा। साका एरा 78 CE में स्टार्ट हुआ था, likely by the Kushan Emperor Kanishka to commemorate his accession. ये एक non-negotiable fact है to memorize. Okay, so if the Saka era starts in 78 CE and the event happened in year 72 of that era, the calculation is straightforward. Exactly. You just add the two numbers, 72 Saka year plus 78 conversion factor equals 150 CE. So the correct answer is A. Simple enough if you know the starting date. But tell us more about this Junagadh inscription. ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन कई रीजन से एक लैंडमार्क है। फर्स्ट, ये चेस्ट संस्कृत प्रोज में लिखी गई अर्लीस्ट एंड लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शंस में से एक है। सेकंड, ये सुदर्शना लेक के बारे में वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन देती है। एक आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर जो ओरिजिनली चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में बना था। अच्छा, इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करती है कि लेक के एम्बैंकमेंट्स एक स्टॉर्म से डिस्ट्रॉय हो गए थे और रुद्रदामन ने उसे अपने ओन फंड से रिपेयर करवाया बिना अपने सब्जेक्ट्स पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाए। वाओ। ये एंशिएंट इंडियन पब्लिक वर्क्स, वाटर मैनेजमेंट और एक वेलफेयर ओरिएंटेड किंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत कुछ बताता है। A fantastic piece of peripheral knowledge. The inscription is not just about a storm, but about governance.
So the memory hack is a simple formula. Saka year plus 78 equals CE year. इसे बस अपनी मेमोरी में ड्रिल कर लो. Mini recap. The Saka era began in 78 CE, so Saka year 72 corresponds to 150 CE. Since we're on the topic of eras, let's tackle a full-blown chronology question. This one from CAPF 2024 is a classic arrangement question. Consider the following eras in early India. 1. Shaka era. 2. Kalachuri era. 3. Vikrama era. 4. Harsha era. 5. Gupta era. Which one of the following is the correct chronological order of the above eras, starting with the earliest? दिस इज अ टेस्ट ऑफ फाउंडेशनल नॉलेज. इसे सॉल्व करने का एक ही तरीका है, हर एरा की स्टार्टिंग डेट्स पता होना. लेट्स लिस्ट देम आउट. अर्लीस्ट से स्टार्ट करते हुए हमारे पास है विक्रमा एरा 3 जो 57 BCE में बिगिन होता है. नेक्स्ट आता है शाका एरा 1 जो हमने अभी डिस्कस किया, स्टार्टिंग इन 78 CE. देन द कलाचूरी एरा 2 जिसे छेदी एरा भी कहते हैं, जो 248 CE में स्टार्ट होता है. उसके बाद है गुप्ता एरा 5 जिसे चंद्रगुप्त 1 ने अपने एक्सेशन को मार्क करने के लिए एस्टैब्लिश किया, बिगिनिंग इन 319-320 CE. एंड फाइनली इस लिस्ट में सबसे रीसेंट है हर्षा एरा 4 जिसे हर्षावर्धना ने 606 CE में स्टार्ट किया था. ओके, तो चलो सीक्वेंस असेंबल करते हैं. हम विक्रमा 3 से स्टार्ट करते हैं 57 BCE में, देन शाका 1 78 CE में, देन कलाचुरी 2 248 CE में, followed by Gupta 5 319 CE में, and finally Harsha 4 606 CE में. So the correct order is 3 1 2 5 4. ये ऑप्शन डी से मैच करता है. परफेक्ट. एक छोटा बट इम्पोर्टेंट पेरिफेरल फैक्ट, इंडिया का ऑफिशियल सिविल कैलेंडर द इंडियन नेशनल कैलेंडर वो साका एरा पर बेस्ड है. इसे 1957 में अडॉप्ट किया गया था. Right. विक्रमा संवत हाउएवर अभी भी नॉर्थ इंडिया और नेपाल में ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट्स में वाइडली यूज होता है. For a memory hack, we can create a mnemonic. How about very smart kids get honors? V for Vikrama, S for Shaka, K for Kalachuri, G for Gupta, H for Harsha. VSKGH. Mini recap. The correct chronological order of the eras is Vikrama 57 BCE, Shaka 78 CE, Kalachuri 248 CE, Gupta 319 CE and Harsha 606 CE. Think for a moment. इतने सारे राजाओं ने अपने eras क्यों start किए? It was a declaration of sovereignty, a way to stamp their authority on time itself. Now let's identify a key ruler associated with a powerful dynasty. From CAP 2023, the ruler Vindhya Shakti, during the period preceding the Gupta age, is associated with which one of the following dynasties? Options are A. Vakatakas, B. Chalukyas, C. Kalachuris, D. Sungas. This is a direct factual recall question. Sources इस पर बहुत क्लियर हैं. विंध्या शक्ति को वाकाटका डायनेस्टी का फाउंडर क्रेडिट किया जाता है अराउंड 250 CE. So the answer is A. Okay, तो विंध्या शक्ति इक्वल्स वकाटकास. वो कहाँ रूल करते थे और इंडियन हिस्ट्री के लार्जर कॉन्टेक्स्ट में वो इंपॉर्टेंट क्यों हैं? Vakatakas, डेक्कन और विदर्भा रीजन में एक मेजर पावर थे फ्रॉम द 3rd to the 6th century CE. उनका पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंस गुप्ताज इन द नॉर्थ के साथ सिग्निफिकेंटली ओवरलैप करता है. अच्छा. दिस इज द क्रूशियल पेरिफेरल नॉलेज, द वकाटका गुप्ता रिलेशनशिप. ये राइवलरी और अलायंस का मिक्स था जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिमोनियल टाई से सीमेंट हुआ था. गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्ता 2 ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी वकाटका किंग रुद्रसेना 2 से की थी. राइट. इस अलायंस ने गुप्तास को डेक्कन में स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस दिया, जो गुजरात में वेस्टर्न क्षत्रपास के खिलाफ उनके कैंपेन्स के लिए क्रूशल था. तो वकाटकास कोई माइनर डायनेस्टी नहीं थे. वो उस एरा के जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का एक क्रिटिकल पीस थे. व्हाट अबाउट द अदर डायनेस्टीज मेंशन्ड? ग्रेट. सो द चालुक्यास डेक्कन में एक मेजर पावर थी, बट वो वकाटकास के डिक्लाइन के बाद 6th century CE में प्रोमिनेंस में आए. द कालाचुरीज, जैसा हमने देखा, उन्होंने अपना एरा 248 CE में एस्टैब्लिश किया, बट विंध्य शक्ति उनसे एसोसिएटेड नहीं है. एंड द सुंगास एक बहुत अर्लियर डायनेस्टी थी जिसने मौर्यर्स को 2nd century BCE में सक्सीड किया. Wrong time period entirely. Great. So the mini recap is Vindhya Shakti founded the Vakataka dynasty, a key contemporary and ally of the Guptas in the Deccan. Let's move further south in time and space to another great Deccan dynasty. This question is from CAPF 2021. The Satvahanas are identified in the Puranas by which one of the following epithets? Options are A. Andhras, B. Shakas, C. Kshatrapas, D. Sungas. ये क्वेश्चन सातवाहना हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में है. द पुरानास, जो एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट्स हैं कंटेनिंग जीनियोलॉजीज ऑफ किंग्स, वो उनके लिए हमारे प्राइमरी लिटरेरी सोर्सेज में से एक है. सोर्सेज बहुत क्लियरली स्टेट करते हैं कि पुरानास में सातवाहनास को आंध्राज या आंध्र जातिया ऑफ द आंध्रा ट्राइब के रूप में रेफर किया गया है. सो द करेक्ट आंसर इज ए. आंध्राज. ये स्पेसिफिक नेम क्यों? क्या उनका किंगडम मॉडर्न आंध्र प्रदेश तक लिमिटेड था? दैट्स अ पॉइंट ऑफ हिस्टोरिकल डिबेट, बट उनकी कोर टेरिटरी डेक्कन में थी, प्राइमरीली महाराष्ट्र और आंध्रा और कर्नाटका के पार्ट्स में.
पुरानाज में आंध्र नेम शायद उनकी एथनिसिटी या उस रीजन को रेफर करता है जहां से वो ओरिजिनेट हुए। अच्छा, द की पेरिफेरल नॉलेज इज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट सोर्सेज फॉर द सातवाहनास। हमारे पास उनके इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी की मदर गौतमी बालाश्री की फेमस नासिक प्रशस्ति। हमारे पास उनके कॉइन्स हैं, एंड वी हैव द पुराणास। हर सोर्स हमें पजल का एक डिफरेंट पीस देता है। so we have to synthesize information from different sources. Let's quickly discard the other options. द शाकाज बी एंड क्षत्रपाज सी उनके राइवल्स थे, द वेस्टर्न सैट्रप्स जो गुजरात और मालवा में रूल करते थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने फेमसली उन्हें डिफीट किया था, सो दे वर एनिमीज, not the Satvahanas themselves. The Shungas, as we just discussed, were the predecessors of the Satvahanas in some parts of central India. Easy enough. The Puranas call the Satvahanas Andhras. That's the key takeaway. Now let's stay with the Satvahanas and look at a very interesting aspect of their society. A question from CAPF 2019. Consider the following statements pertaining to the Satvahanas. 1. Satvahana rulers were identified through metronomics. 2. Satvahana succession to the throne was generally patrilineal. ये क्वेश्चन एक फैसिनेटिंग सोशल डायनामिक को एक्सप्लोर करता है। लेट्स एग्जामिन स्टेटमेंट 1। सातवाहना रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनॉमिक्स। मेट्रोनॉमिक का मतलब है अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम द मदर और अ फीमेल एंसेस्टर। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिसका मतलब है सतकर्णी द सन ऑफ गौतमी। ये करेक्ट लगता है? इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सातवाहनास का एक यूनिक फीचर है। हमारे पास गौतमी पुत्र सतकर्णी और वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी जैसे नाम है। ये प्रैक्टिस सजेस्ट करती है कि मदर्स रॉयल फैमिली में कंसिडरेबल ऑनर और प्रेस्टीज की पोजीशन रखती थी। That's very interesting. It suggests a high status for women. So, does that mean their society was matriarchal? This brings us to statement 2. Satvahana succession to the throne was generally patrilineal. एंड हियर्स द न्यूएंस। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। अपनी माँ का नाम यूज करने के बावजूद थ्रोन फादर से सन को पास डाउन होता था, फॉलोइंग द टिपिकल पैट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ सक्सेशन। पावर और प्रॉपर्टी मेन लाइन के अलोंग इनहेरिट होती थी। So, we have both statements being correct. The answer is C. ये एक contradiction जैसा लगता है। इसे resolve कैसे करें? दिस इज द क्रिटिकल इंसाइट। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर है। द यूज ऑफ मेट्रोनोमिक्स क्वीन मदर के लिए हाई रिस्पेक्ट दिखाता है, बट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पैट्रियार्कल ही रहा। ये हमें बताता है कि सोसाइटी सिंपल बाइनरीज ऑफ पैट्रियार्कल और मेट्रियार्कल नहीं होती। Right. सातवाहनास का एक यूनिक सिस्टम था जो मैटरनल लाइन को नाम में ऑनर करता था while preserving the paternal line in power. ये एंशिएंट इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए एक बहुत सटल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। To remember the Satvahana paradox, names from the mother, throne from the father. Mini recap. Both statements are correct. The Satvahanas used metronomics but had a patrilineal succession. Let's continue with historical sources. वो कितने reliable हैं? From CAFF 2018, an assertion reason style question. Statement I. For early societies, historians retrieve information about elite families mostly from inscriptions. Statement 2. Satvahana inscriptions generally end with the term putra, a Prakrit word meaning son. लेट्स एनालाइज दीज टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट आई कहता है This seems logical. Inscriptions durable records हैं, stone और metal पर, तो वो survive करते हैं. They're often commissioned by the elite, तो I'd say this is correct. यू आर राइट। स्टेटमेंट आई इज करेक्ट। इंस्क्रिप्शंस पॉलिटिकल हिस्ट्री और रूलिंग क्लास की लाइव्स के लिए एक प्राइमरी सोर्स है, बिकॉज दे आर कंटेम्पररी एंड लेस प्रोन टू करप्शन। द अलाहाबाद प्रशस्ति इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। Now for statement 2. This is where the devil might be in the details. Satvahana inscriptions generally end with the term putra, a Prakrit word meaning son. Let's break this down. Do Satvahana inscriptions use the term putra? Yes, as in Gautami putra. Does putra mean son? Yes. Is putra a Prakrit word? And that's the trap. Ah, पुत्रा एक संस्कृत वर्ड है। प्राकृत इक्विवेलेंट पूता होता। दिस इज एन एक्सट्रीमली सटल बट क्रूशियल डिस्टिंक्शन। यूपीएससी इस तरह की स्पेसिफिक नॉलेज टेस्ट करना पसंद करता है। Therefore, statement 2 is incorrect. wow. तो एक word की linguistic origin पूरी बात decide कर देती है. The statement is almost entirely correct except for that one detail. Exactly. ये हमें एग्जाम प्रेपरेशन के लिए एक वैल्यूएबल लेसन सिखाता है। हर सिंगल वर्ड को केयरफुली पढ़ो। So, the final answer is that statement I is true, but statement 2 is false, जो option C से correspond करता है। So the peripheral takeaway is to pay attention to the language of the sources. Satvahanas ने अपनी inscriptions में प्राकृत यूज की, but पुत्र जैसे certain formal terms संस्कृत से borrow किए गए थे. Mini recap. Statement I is correct as inscriptions are key for elite history, but statement 2 is false because putra is a Sanskrit, not Prakrit word. Let's circle back to the Allahabad Prashasti for our final two questions. From CAPAF 2017. Which one of the following statements about Allahabad Prashasti is correct? The question asks for the best description of the inscription. Let's look at option A.
It clearly presents the Gupta Empire as the epicenter of a complex web of varied political relationships. ये एक strong contender लगता है। प्रशस्ति सिर्फ defeated kings को list नहीं करती, वो उन्हें categorize करती है। हरि सेन at least 4 different types of rulers और समुद्रगुप्ता की policy towards them to describe करते हैं। Can you elaborate on these categories? Certainly. First, आर्यावर्ता के रूलर्स थे जिन्हें violently uprooted किया गया। सेकंड, दक्षिणापथा के रूलर्स जिन्हें कैप्चर किया गया और फिर लिबरेट कर दिया गया, अ पॉलिसी कॉल्ड ग्रहणा मोक्षा अनुग्रह। Okay. थर्ड, फॉरेस्ट किंगडम्स के रूलर्स जिन्हें सर्वेंट बनाया गया। एंड फोर्थ, द फ्रंटियर किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स जो ट्रिब्यूट देते थे और उसके ऑर्डर्स ओबे करते थे। ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड एंड वेरिड फॉरेन पॉलिसी दिखाता है। तो ये सिर्फ I came, I saw, I conquered नहीं है। It's a complex web. ये ऑप्शन ए को बहुत एक्यूरेट दिखाता है। What about the other options? The other options B, C and D usually प्रशस्ति में mentioned बहुत specific details को रेफर करते हैं, जैसे कोटा फैमिली के एक किंग का कैप्चर या आर्यावर्ता के 9 राजाओं को अपरूट करना। हालांकि ये डिटेल्स सच है, they are just single components of the larger picture. ऑप्शन A इंस्क्रिप्शन में contained political information का बेस्ट ओवरऑल समरी या एसेंस प्रोवाइड करता है। It describes the entire system, not just one part of it. Therefore, A is the most correct statement. So the key is to look for the statement that captures the big picture, not just one specific fact. Mini recap. The Allahabad Prashasti is best described as a document that portrays the Gupta Empire as the center of a complex network of political relationships. All right, on to our final question for today, another one about the Gupta period, and our last question from CAPF 2017. Again, हमें वो statement ढूंढना है जो not correct है. Which one of the following statements about the Gupta period is not correct? The theme is the polity and extent of the Gupta Empire. Let's go through them methodically. Statement A. Forced labor, Vishti, became more common than before in this period. Vishti एक term है जो मैंने पहले देखा है. Is this statement true? Yes, this statement is correct. Vishti forced labor को रेफर करता है जहां peasants को स्टेट या ऑफिशियल्स के लिए बिना पेमेंट के काम करने के लिए कंपेल किया जाता था। हालांकि ये पहले भी एग्जिस्ट करता था। सोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि ये गुप्ता पीरियड में ज्यादा वाइड स्प्रेड और कॉमन हो गया। Okay. Statement B. A passage in the Vishnu Purana refers to the Guptas enjoying all the territories along the Ganga up to Prayaga. दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पुरानास जो लार्जली इस पीरियड में कंपाइल हुए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। विष्णु पुराना स्पेसिफिकली अर्ली गुप्ता किंगडम के एक्सटेंट का मेंशन करता है अलोंग द फर्टाइल गैंगजेटिक प्लेन्स इंक्लूडिंग टेरिटरीज लाइक प्रयागा, सकेता एंड मगधा। Next, statement C. The Mehrauli inscription suggests that Chandragupta fought against a confederacy of enemies in Bengal and also led a campaign into the Punjab. वो जनरली चंद्रगुप्ता II विक्रमादित्य को एट्रीब्यूट की जाती है। इसमें वांगा यानी बंगाल कन्फेडरेसी पर उसकी विक्ट्रीज और एक कैंपेन का मेंशन है जो उसे 7 माउथ्स ऑफ द इंडिस के पार पंजाब में ले गया। So if A, B, and C are all correct, then D must be the incorrect one. Let's check. Statement D. Saurashtra was not a part of the Gupta Empire. And we have our answer. This statement is definitively incorrect. सौराष्ट्र का कॉन्क्वेस्ट चंद्रगुप्ता II की क्राउनिंग अचीवमेंट्स में से एक था। उसने लास्ट वेस्टर्न क्षात्रपा किंग रुद्रसिम्हा III को अराउंड 409 CE में डिफीट किया और उसकी टेरिटरीज को एनेक्स कर लिया। दिस वाज अ मैसिव स्ट्रेटेजिक विक्ट्री। ये इतना important क्यों था? What did the conquest of Saurashtra give the Guptas? दिस वाज द हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज। इसने गुप्ता एम्पायर को अरेबियन सी तक डायरेक्ट एक्सेस दिया और भरूच जैसे पोर्ट्स के थ्रू ल्यूक्रेटिव वेस्टर्न सी ट्रेड पे कंट्रोल दिया। इस ट्रेड ने एम्पायर में इमेंस वेल्थ लाई एंड इज अ की रीजन फॉर द प्रॉस्पेरिटी एसोसिएटेड विद द गुप्ता एज। So, saying Saurashtra wasn't part of the empire is a huge historical blunder. Mini recap, the statement that Saurashtra was not part of the Gupta Empire is incorrect. Its conquest by Chandragupta II was a pivotal event for Gupta trade and economy. And that's a wrap. What a journey from the power vacuum after Harsha to the intricate details of Gupta administration and Satvahana society. Let's quickly synthesize the core themes we've seen today. First, the critical importance of inscriptions. प्रयागा प्रशस्ति और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जैसे सोर्सेज सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं हैं, वे एंशिएंट रूलर्स की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और सेल्फ इमेज में विंडोज हैं। सेकंड, क्रोनोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ हिस्ट्री। इराज का सीक्वेंस समझना विक्रमा, शाका, गुप्ता एंशिएंट इंडिया का मेंटल मैप बनाने के लिए नॉन नेगोशिएबल है। थर्ड, द नुआंस बिहाइंड ग्रैंड लेबल्स। गुप्ता गोल्डन एज इनक्रेडिबल अचीवमेंट का पीरियड था, बट इसमें विमेन के स्टेटस में डिक्लाइन और फ्यूडल ओप्रेशन का राइज भी देखा गया। हिस्ट्री इज नेवर सिंपल। एंड फाइनली, एम्पायर्स आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। समुद्रगुप्ता का एम्पायर सिर्फ मिलिट्री माइट के बारे में नहीं था, ये अलायंसेज, सबजुगेशन और डिप्लोमेसी का एक सोफिस्टिकेटेड वेब था। इस सारे नॉलेज को सच में स्टिक करने के लिए ये ट्राई करो। 500 BCE से 700 CE तक की एक टाइमलाइन ड्रॉ करो और आज डिस्कस किए गए हर डायनेस्टी और रूलर को उस पे प्लेस करो। देखो वो कैसे ओवरलैप और इंटरैक्ट करते हैं।
एंड हियर्स अ फाइनल थॉट टू लीव यू विद। हमने प्रशस्ति के बारे में बहुत बात की। इयोलॉजीज रिटन टू ग्लोरीफाई किंग्स। अगर आज के ग्लोबल लीडर्स के लिए मॉडर्न प्रशस्ति लिखी जाती तो वो कौन सी अचीवमेंट्स हाईलाइट करती? और मोर इंपॉर्टेंटली, एज अ हिस्टोरियन 500 ईयर्स फ्रॉम नाउ आप उन सोर्सेस को क्रिटिकली एनालाइज करके सच कैसे ढूंढते? थिंक अबाउट इट। Thank you for joining us on this deep dive. If you found this discussion valuable, make sure to like, share with your fellow aspirants, and subscribe for more. Until next time, keep questioning and keep learning.